माशाबा नकवी प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और माशाबा नकवी लीना जी का स्वागत और परिचय करेंगी। माशाबा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सभी का आने वाला हर साल बहुत शुभ हो। आज हम सबके बीच जानी मानी कवित्री श्रीमती लीना मल्होत्रा जी उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं से नारी की अनेक व्याथाओं को समाज के सामने अपने खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उजागर किया है। जैसे ठिठक कर रुक गई अचानक, उसके उसके सॉरी लेट मी रिपीट। जैसे ठिठक कर रुक गई अचानक, उसके उठे हुए कदम पर ठिठर ठिठर गई है ट्रैफिक की पीली नदी। थम गई है एक थम गई है एक धोखेबाज समाज स्थित दृष्टियों की सांसें रुक गई है। सड़क पार करती लड़की ने में लीला जी ने बहुत सरल शब्दों में नारी की दिनचर्या और उसमें आने वाली परेशानियों से वो किस तरीके से सामना करती है, इसका वर्णन किया है। आइए अब हम सब मिलकर लीना जी का स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबको नमस्कार मेरा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं युवाओं के साथ आज संवाद कर रही हूँ, क्योंकि युवाओं से जो ऊर्जा और दृष्टिकोण हमें मिलता है वो बिल्कुल नया है, जो समाज को बदलने का एक हौसला रखता है। तो मैं अपनी एक दो कविताएं पहले स्त्रियों पर सुनाऊंगी। पहली कविता है आदतें। आदतन पुरुष जब गुट बनाकर खोलते हैं पत्ते, स्त्रियां धूप में फैला देती हैं पापड़ बड़ियां और अपनी सर्द हड्डियां। मंगल गीत गाते हुए जमा कर लेती हैं धूप अंधेरे में गुम आत्माओं के लिए। बुन लेती हैं स्वेटर, धुन लेती हैं रजाइयां ठिठुरती संवेदनाओं के लिए। मर्द जब तनाव भगाने को सुलगाता है बीड़ी, भरता है चिलम, औरतें बन जाती हैं खेल के मैदान की गोदी। बच्चे धमा चौकड़ी लगा चुकते हैं जब, पुचकार कर उन्हें करवा देती हैं होमवर्क, संवार देती हैं बाल, गूंथ देती हैं चोटियां। आदमी ऊँघते हैं जब थक कर स्त्रियां संभाल लेती हैं उनकी दुकानें। पुरुषों ने फेंकने को निकाली थी जो नकारा चीजें, बेच देती हैं वे उन अपने जैसी लगने वाली आत्मीय चीजों को, कुशलता से समझा देती हैं उसकी उपयोगिता ग्राहकों को। आदमी के घर लौटने से पहले बुहार कर चमका देती हैं पृथ्वी, फूंक मार कर उड़ा देती हैं धूल दूर अंतरिक्ष में। ठिकाने लगा देती हैं बेतरतीबी से बिखरी चीजें, अंधेरों को कर देती हैं कोठरियों में बंद, परोस देती हैं गरम खाना। थका मांदा पुरुष पटियाला की खुमारी में सो जाता है जब, बचे खुचे समय में सुलगते सपनों को भर देती हैं स्त्री में और पुरुषों की जिंदगी में बिछी सलवटों को मुलायम और चमकदार बना देती हैं। सोते सोते सुबह के लिए सपनों में सब्जी काटती रहती हैं उनकी उंगलियां, तब आंखें जुदा होकर देह से समानांतर जीवन जी आती हैं पृथ्वी जैसे लगने वाले किसी और ग्रह पर। मैं अपनी नई कविताएं सुनाना चाहती थी, लेकिन मेरा कंप्यूटर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, लैपटॉप, क्योंकि मैंने ऑफिस में वो अपने की थी और ये मेरे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस नहीं है। तो मैं इतनी वो नहीं हूँ कि मैं उसको एकदम इंस्टॉल कर सकूं। एक कविता है आज मैं संहारक हूँ। कि आज मेरे पास मत आना, मैं प्रचंड वायु आज तूफान में तब्दील हो रही हूँ। निकल जाना चाहती हूँ आज दंड कारण्य में, कुछ नए पत्तों की तलाश में, जिनसे सहला सकूं अपनी देह, जो मेरे झंझावात में फंसकर निरीह होकर उड़े मेरी ही गति से।
अपनी सारी इच्छाएं जिन्हें जलाकर धुएं में उड़ा देती थी मैं, आज बहुत वेग से उड़ा ले चली हैं मुझे, समय की परिधि से परे। मनु की नौका की पाल खोल दी है मैंने और जोड़ों में बचाए उसके बीजों को नष्ट कर दिया है। मनु, आज मैं उसी मछली की ताकत हूँ जिसके सींग से बांधी थी नौका तूने। मैं आज तेरे चुने शेष बचे बीज को अस्वीकार करती हूँ। जाओ, आविष्कार करो नए विकल्पों और नए बीजों का। मेरी इंद्रियों को थामे सातों घोड़े बेलगाम हो गए हैं और मैं अनथक भागती हूँ अपने दुस्साहस की पहिए पर किसी ऐसे पहाड़ से टकराने के लिए जिसे चूर करके मैं अपने सौंदर्य की नई परिभाषाएं गढ़ लूं, या जो थाम सके मुझे। ओ साधारण पुरुष, तू हट जाना, मेरे रास्ते में मत आना। मैं एक उल्टा हवा भागती फिर रही हूँ चक्रवात सी, सब रौंद कर बढ़ती हूँ आगे। तेरी चौखट, तेरी बेड़ियां, तेरे बंद कमरे, बुझा दी है सुलगन अग्निकुंड की, उड़ा के ले चली हूँ राख, आज मैं संहारक हूँ। आप लोग बीच बीच में कोई संवाद करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। जरूर जरूर। एक कविता है चांद पर निर्वासन। ये मेरे पहले संग्रह मेरी यात्रा का जरूरी सामान में है और ये M.F. हुसैन को जो देश निकाला दिया गया था उसको केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कविता का पाठ कर रही हूँ। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार में एक स्त्री स्नान कर रही है। मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानागार में एक स्त्री स्नान कर रही है, प्रसव के बाद का प्रथम स्नान। सीढ़ियों पर बैठकर देख रहे हैं ईसा, मोहम्मद, कृष्ण और मूसा और 33 करोड़ देवी देवता। उसका चेहरा दुर्गा से मिलता है, कोख मरियम से। उसके चेहरे का नूर जिब्राइल जैसा है। उसने जन्म दिया है एक बच्चे को जिसका चेहरा एडम जैसा, आंखें आदम जैसी और हाथ हुसैन जैसे हैं। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है हुसैन। तुम आंखों में अनगिनत रंग लिए उतरे हो इस धरती पर, इस बार निर्वासित कर दिए जाने पर। तुम वहां जी लोगे क्योंकि रंग ही तुम्हारी ऑक्सीजन है और तुम अपने रंगों का निर्माण खुद कर सकते हो। वहां बैठे तुम कैसे भी चित्र बना सकते हो। वहां की बर्फ के नीचे दबे हैं अभी देश, काल और धर्म। रस्सी का एक सिरा ईश्वर के हाथ में है हुसैन और दूसरा धरती पर गिरता है और अभी चांद ईश्वर की पहुंच से बाहर है। चांद पर बैठी बुढ़िया ने इतना कपड़ा काट दिया है कि कबीर जुलाहा बनाएगा उससे कपड़ा तुम्हारे कैनवस के लिए, और धरती की इस दीर्घा से हम देखेंगे तुम्हारा सबसे शानदार चित्र। और तुम तो जानते हो चांद को देखना सिर्फ हमारी मजबूरी नहीं, चाहत भी है। एक प्रेम कविता सुनाना चाहती हूँ। प्रेम कविता जो जरूर सुनाइए। प्रेम कविता के लिए लोग आतुर हैं। जी मैडम। ये है मतलब मेरे पास जो प्रेम कविताएं और प्रेम शब्द तो ऐसा ही है, ना जाने इस पर तो कितने कवियों ने अपनी कलम तोड़ी है। जी बिल्कुल। और हम जैसे भी जो एक शब्द भी मतलब इतने सुंदर जो रचना कोई नहीं कर पाता, वो भी इस शब्द के कारण कवि बन जाते हैं। ऐसा लेकिन चमत्कार कहते है, हैं ऐसा ना जादू है। जो शब्दों में शुरुआत वहीं कहते हैं से ना जो होती शब्दों है। में परिभाषित हो जाए वो प्रेम नहीं। तो ये एक घरेलू स्त्री की लिखी हुई प्रेम कविता है, इसलिए उसमें जो बिम्ब है वो रसोई के आए हैं। कविता का शीर्षक है अजब इश्क है दोनों का। अभी अभी जिस आग से उतरी है दाल, अभी अभी जिस आग से उतरी है दाल, उसी आग पर चढ़ गई है रोटी जवान होकर पकने के लिए। दोनों प्रतीक्षा करते हैं थाली की, कटोरी की और कुछ क्षण के सानिध्य की। रोटी मोहब्बत में टुकड़ा टुकड़ा समर्पित होती है, डूबती है दाल में और गले मिलकर डूब जाते हैं दोनों साथ साथ मौत के अंधे काल में। अजब इश्क है उन दोनों का। वाह 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 वाह, गजब। क्या बात है। बहुत बहुत उम्दा। वाह, मन खुश हो गया।
बहुत अच्छी बनी। ये लड़कों को पसंद आएगी। मैं एक पारदर्शी अंधेरा हूँ, वाह। मतलब पुरुष की तरफ से लिखी गई है इसलिए बोल रही हूँ, सभी को अच्छी लगेगी। प्यार बिना शर्तों के। मैं एक पारदर्शी अंधेरा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ अपनी बारी का, रात होते ही उतरूंगा तुम्हारे कंधों पर। तुम्हारे बालों के वले की गुप्त सुरंगें रार करती हैं मुझसे। तुम एक ही बाली क्यों पहनती हो प्रिय? आमंत्रण देती है मुझे ये एक झूला झूल लेने का, और ये पिरामिड जहां से समय भी गुजरते हुए अपनी चाल धीमी कर लेता है, हवाओं को अनुशासित करते हैं। और हवाएं एक संगीत की तरह आती जाती रहती हैं, जिसमें एक शरद ऋतु चुपचाप पिघल के बहती रहती है। तुम्हारी थकी मुंदती आंखों में तुम्हारे ठीक सोने से पहले मैं चमकते हुए सपने रख देता हूँ, और अपनी सारी सघनता झटक कर पारदर्शी बन जाना चाहता हूँ, ताकि मेरी सघनता तुम्हारे सपनों में व्यवधान न प्रस्तुत कर दे। क्या तुमने कभी सोते हुए खुद को देखा है? निश्चिंत, अंधेरे को समर्पित, असहाय और पस्त। नींद के आगोश में तुम सपने भी वही देखती हो जो मैं तुम्हें परोसता हूँ, और तुम्हारी देह के वाद्यों से निकली अनुगूंज को नापते हुए मेरी रात गुजर जाती है, और मैं तुम्हारा ही एक उपनिवेश बनकर गर्क हो जाना चाहता हूँ तुम्हारे पलंग के नीचे। तुम्हें उठना है सूरज के स्वागत के लिए तरोताजा, भागती रहोगी तुम शापित हाय सूरज के पीछे, और मैं सजाता रहूंगा पूरा दिन वो सपने जो दे सके तुम्हें ऊर्जा। देखना कितना सार्थक है मेरा होना तुम्हारे और सूरज के बीच में धरा। क्या तुम मुझे पहचानती हो? मैं हर बार उतरा हूँ तुम्हारे कदमों में और पी गया हूँ तुम्हारी सारी थकान, और मैं अनंत काल से सोया नहीं हूँ, जबकि तुम अनंत काल से भाग रही हो सूरज के पीछे। और तब जब भूल जाती हो मुझे एक स्वप्न की तरह, मैं लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा होकर प्रतीक्षा करता हूँ तुम्हारी, और प्यार करता हूँ बिना शर्त के। मैम मेरा एक सवाल है। बहुत सुंदर। अति उत्तम, अति उत्तम। मैम ये प्रेम के ऊपर लिखने के लिए प्रेम में पढ़ना जरूरी होता है? एक्चुअली प्रेम से पहले कविता लिखी जा सकती है और प्रेम होने के बाद। जब प्रेम होता है उस समय तो प्रेम ही हो रहा होता है। तो जो प्रेम होता है जब वो एक आइडिया की तरह आपके मन में होता है, उस समय मुझे लगता है कि प्रेम कविता बहुत अच्छी बनती है। तो हम मैम लोग ये इसका भावनाएं सवाल शब्दों में प्रस्तुत होती हैं। जी मुकुल आप कुछ बोल रहे थे। कुणाल सॉरी। मैम सर मैं यही कह रहा था कि प्रेम करने के बाद जब कविताएं की रचना होती है तो भावनाएं होती है वही शब्दों में उतरती हैं। हाँ, लेकिन प्रेम एक बहुत व्यापक मतलब उस परिधि में हम देख सकते हैं। जब हम थोड़े मैच्योर होने लगते हैं तो जो हमारी भावनाएं हैं वो निजी ना रहकर सार्वजनीन हो जाती हैं, मतलब और सबसे भी जुड़ने लगती हैं। तो जब हम प्रेम कविता भी लिखते हैं तो उसमें समाज के साथ की जो रुकावटें हैं, जो हमारा सरोकार हैं, वो भी उस प्रेम में आ जाते हैं। मैंने एक कविता अभी रिसेंटली लिखी थी, अगस्त अगर मुझे मिलेगी तो मैं आपको सुनाती हूँ। मेरा लैपटॉप चल नहीं रहा, जो कि मेरी लेटेस्ट कविता थी। आप अपना अभी मैं एक्सपीरियंस आपको एक कविता सुनाती हूँ। मैम, आपने किस हिसाब से लिखना शुरू किया था? आपने कब से लिखना शुरू किया था? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हम सबसे, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। कॉलेज में भी लिखती थी मैं, पर मेरी वो डायरीज खो गई, मेरे पास वो कविताएं नहीं है। मेरी 3 डायरीज खो गई थी, भरी हुई थी जो कविताओं से, और मुझे याद भी नहीं है बहुत ज्यादा। उसमें से 2-3 कविताएं मुझे याद हैं जो बहुत छोटी छोटी थी, वो याद रह गई। उसमें एक थी, तुमने दिया ही नहीं कभी कोई फूल, नहीं तो मैं भी रखती पंखुड़ियां किताबों में संभाल संभाल कर। एक ये थी, और एक और थी, हाँ, मेरे और तुम्हारे बीच का पुल तो टूट चुका, मेरे और तुम्हारे बीच का पुल तो टूट चुका, आओ कागज की नावों में भर भर कर भेजें एक दूसरे को अपनी उदासी। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी कविताएं लिखती थी तब मैं, जो शब्दों में मैम जब बहुत आप बड़ी बात कह दी।
आप जब मैम बोल रहे हैं तो आपके आंखों में वो सारे चित्र अपने आप उतर रहे हैं, साफ हम लोगों को दिख रहा है मैम। और मैम हम सब महसूस कर पा रहे हैं आपका कहा हुआ एक एक शब्द। यस मैम, मैम एक हर एक शब्द एक एक महसूस शब्द हो रहा आपका। है मैम। थैंक यू वो थैंक रूह यू। में उतर रहा है जिसे कहते हैं। अच्छा, एक मैं अब प्यार में धोखा खाई लड़की की कविता सुना रही हूँ। ये भी मैंने लगभग मतलब कॉलेज के बाद लिखी थी। ये मेरी एक कविता बची रह गई क्योंकि ये किसी और के पास थी तो उन्होंने मुझे भेजी। तो ये आप सुनिए। प्यार में धोखा खाई लड़की। प्यार में धोखा खाई किसी भी लड़की की एक ही उम्र होती है, उल्टे पांव चलने की उम्र। वो दर्द को ऊन के गोले की तरह लपेटती है और उससे एक ऐसा स्वेटर बुनना चाहती है जिससे धोखे की सिहरन को रोका जा सके मन तक पहुंचने से। वो धोखे को धोखा, दर्द को दर्द और दुनिया को दुनिया मानने से इनकार करती है और मुस्कुराती है। उसे लगता है कि सरहद के पार खड़े उस बर्फ के पहाड़ को वो अपनी उंगलियों, सिर्फ अपनी उंगलियों की गर्मी से पिघला सकती है। फिर उंगलियां पिघलने लगती है, फिर देह, दिल, आत्मा, लेकिन सर्द पहाड़ ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। वो रात के 2 बजे नहाती है और खड़ी रहती है बालकनी में सुबह होने तक। किसी को कुछ पता नहीं लगता सिवाय उस ग्वाले के जो रोज सुबह 4 बजे अपनी साइकिल पर निकलता है। उसका दृश्य से नाता टूटने लगता है। अब वो चीजें देखती है पर कुछ नहीं देखती। शब्द भाषा नहीं, ध्वनि मात्र है। वो आवाजें सुनती है पर कुछ नहीं सुनती। कोई नहीं जानता, शायद ग्वाला जानता है, शायद वो रिक्शे वाला जानता है जिसके रिक्शे में वो बेमतलब घूमी थी पूरा दिन और कहीं नहीं गई थी। शायद माँ जानती है कि उसके पास एक गांठ है जिसमें धोखा बंधा हुआ रखा है। प्यार में धोखा खाई लड़की शीशा नहीं देखती, सपने भी नहीं। वो डरती है शीशे में दिखने वाली लड़की से और सपनों में दिखने वाले लड़के से। उसे दोनों की मुस्कुराहट से नफरत है। वो नफरत करती है अपने भविष्य से और उन सब आम बातों से जो किसी एक के साथ बांटने से विशेष हो जाती हैं। प्यार में धोखा खाई लड़की का भविष्य होता भी क्या है? अतीत के थैले में पड़ा एक खोटा सिक्का जिसे वो अपनी मर्जी से नहीं वहां खर्च करती है जहां वो चल जाए। वाह मैम। वाह मैम, बहुत खूबसूरत लिखा गया। एक और कविता है ये पुराण सभी पंक्तियां हमारे साथ बहुत रेजोनेट कर रही है, मतलब इस एज क्योंकि में ये जिस फेज से आपकी हम उम्र लोग में ही गुजरते लिखी हैं। हुई कविता है। हाँ, हाँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से भी कविताएं सुनना चाहती हूँ। जो आप लोग लिखते हैं वो भी मुझे जी सुननी मैम, है। बिल्कुल मैम सुनाएंगे मैम। बिल्कुल मैम। बिल्कुल मैम सुनाएंगे, हम भी इसी इंतजार में बैठे हैं मैम। ये ये दो ये अच्छा। धोखा वाली कविता जो हम्म। थी ये बहुत उपयोगी है। जी सर, आगे काम आएगी। अगर अगर बच्चे हम तो मेरे ये पास आते हैं तो मैं प्रेम प्रेम बाद में पहले धोखा वाली चीज पहले समझाता हूँ। और जो हम्म। आपने कहा सही। कि ये खोटा सिक्का बहुत उससे खर्च करने का, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो है कि अ, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। वैसे देखिए तो हम लोग के यही हमारे जामिया के एक छात्र हैं सारिक, ये भी कविताएं लिखते हैं, ये भी आ गए। और मुकुल अच्छा। तो हम लोग के कवि हैं ही हम्म। हैं। मुकुल जो हाँ, है कि हम लोग के साहित्य के दुल्हा हैं। मुकुल, तो आपको आज सुनना है। यस सर, बिल्कुल। हाँ, आज आप एकदम जोरदार मोहब्बत वाली कविता सुनाएंगे अपनी। सर सर मोहब्बत दिल टूटने वाली सर, नहीं। हम सर दिल टूटने वाली लिखी है ना, तो फिर मोहब्बत जैसे मैम ने कहा जब प्यार होता है तो खाली प्यार ही होता है, तो फिर तब तो कुछ लिखा नहीं जा सकता। हाँ, तो ठीक है, मैम सुनाइए। कई बार तो लिखते लिखते भी प्यार हो ही जाता है किसी न किसी से। हाँ, लिखते लिखते नहीं सर, किसी को सुनाते सुनाते उस इंसान से आपको प्यार हो जाता है। ये भी सही है कुणाल। हम्म, हाँ, वो इंसान तो आपकी चलिए। शायरियों से आपसे मोहब्बत करने लगता है।
हाँ, लीना जी को अब वो एक्सपीरियंसेस अलग है मैम प्यार में। जो फिल्म में होते हैं तो क्या वो कभी नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? किसी जो से प्यार प्यार है वो तो बहुत व्यापक उसकी वो मतलब परिधि है। आप एक मोची से भी प्यार कर सकते हैं, आप एक राह चलते मतलब गरीब से भी प्यार कर सकते हैं। जो प्यार है उसके विविध रूप हैं और हमारे भीतर बस एक संवेदना होनी चाहिए उन लोगों को महसूस करने की। यस मैम, जैसे और गोस्वामी कैसा? तुलसीदास जी के साथ हुआ था। हाँ मतलब मैम, आप वो गोस्वामी जो तुलसीदास जी स्त्री के साथ पुरुष जैसा का हुआ था। प्रेम है वो भी एक आइडिया है। मुझे लगता है कि एक बार ही जब कोई व्यक्ति प्रेम कर लेता है उसके बाद प्रेम जो है, जो 70 साल में भी अगर कोई कविता लिख रहा है प्रेम कविता, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास एक माशूका है जिससे वो प्रेम कर रहा है। उस समय प्रेम एक आइडिया के रूप में उसके भीतर स्थापित हो जाता है और वो एक अदृश्य से प्रेम करता है, उस आइडिया से प्रेम करता है। तो वो आइडिया ही उसके लिए कविता का मतलब उसकी जननी है एक तरह से। तो उसी से ही पैदा होती है कविता। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य हो, लेकिन वो एक फीलिंग और वो संवेदना और वो ठहरे हुए पल जो उसने कभी गुजारे होंगे कभी, वो भी वो भी रह जाते हैं स्मृति में। तो एक है तुम्हारे लिए, बहुत छोटी सी कविता है। दरख्त की उस सबसे ऊंची वाली फुनगी पर, दरख्त की उस सबसे ऊंची वाली फुनगी पर ठिठकी हुई धूप का एक टुकड़ा अभी तक बाकी है। तोड़ लाऊं मैं वो तुम्हारे लिए। बस इतनी ही है। छोटी छोटी कविताएं हैं। अहम दृष्टि ने स्वीकार किए वो प्रणाम भी जो हाथों ने किए नहीं। भ्रम सद गया था बीच में पहाड़ सरीखा, किनारे से किनारे को दूर धकेलती अहम की उफनती धारा में बस ओझल थी जिंदगी। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए जी। मैम जैसे कि कल मैंने आपकी कविताएं पढ़ी, तो मैम उनमें मेन जो वो था आपका टॉपिक, आप नारियों के बारे में लिखती हैं और मैम बहुत खूबसूरती से लिखती हैं। तो आप अपने संघर्ष के बारे में कुछ बताइए जो आपको इस लाइन में, इस फील्ड में आपने महसूस किया, जो डिस्क्रिमिनेशन आपने महसूस किया इस फील्ड में। इस फील्ड में या कहीं पर भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन को लेकर वो पूरी पृथ्वी पर ही है। इसके लिए मुझे लगता है हर एक लड़की को और लड़कों को भी, सबको स्त्री उपेक्षिता पढ़नी चाहिए। स्त्री उपेक्षिता हिंदी में सिमोन द बोवार्ड की किताब का अनुवाद है, द सेकंड सेक्स का। उसमें स्त्रियों के साथ भाषा में, परिवेश में, परिवार में, समाज में और रंग ढंग में, रहन सहन में, परंपराओं में, रिवाजों में किस तरह से स्त्री को दोयम दर्जा उसके लिए सुनिश्चित किया गया, ये इस बारे में उस मनोविज्ञान की बात करती है। और इसको करने में सदियां लगी हैं। जो भी सत्ता वाली चीजें हैं, जैसे सूरज है वो पुरुष है और समुंदर है वो पुरुष है, नदी है वो स्त्री है। तो भाषा में भी ये खेल खेला गया है बहुत ज्यादा। तो जो संघर्ष है वो एक स्त्री का मतलब जो है वो सभी स्त्रियों का है, क्योंकि सभी स्त्रियों को कहीं ना कहीं हर बार ये झेलना पड़ता है, चाहे वो परिवार में हो या बाहर हो या मतलब ससुराल में हो या कहीं पर भी हो। उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, मायका छोड़ना पड़ता है उनको, अपना ससुराल में जाना पड़ता है, अपना नाम बदलना पड़ता है। तो ये सब चीजें, और वो इतनी खुशी खुशी करती हैं सब कुछ कि उनको एहसास ही नहीं होता इस चीज का कि वो ये सब कर रही हैं। तो जो संघर्ष हैं वो सारे हमारे साझे ही हैं।
जब हम लोग इवन कविता भी लिखते हैं तो साहित्य में भी अभी इतना एक बाढ़ की तरह स्त्रियां आई अभी जब से सोशल मीडिया शुरू हुआ। क्या कारण है कि उससे पहले हमको महादेवी वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान सिर्फ एक दो ही नाम मिलते हैं जिनको हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो अब अचानक ऐसा लगने लगा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से भी अधिक है। तो वो कैसे हुआ? जबकि संवेदना में स्त्रियां हमेशा पुरुषों से अधिक हैं, इसीलिए वो घर को संभाल पाती हैं क्योंकि वो बच्चा पैदा कर सकती हैं। इसलिए उनके भीतर की संवेदना का एक अलग आयाम है जो पुरुष के पास नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। मतलब मैं पुरुष को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंकती हूँ और मुझे कभी नहीं लगता कि हमको पुरुष जैसा बनना है, ऐसा नहीं होता। हमको पुरुषों को अधिक मनुष्य बनाना है। जो हमारी लड़ाई है वो ये होनी चाहिए, ना कि ये कि हम उनको हटाकर उनकी जगह खुद सत्ता संभाल लें। जैसा कि अमूमन घरों में होता है कि जब स्त्रियां बूढ़ी हो जाती हैं तो वो पुरुष की तरह बिहेव करने लगती हैं। अपनी जो हम सुनते हैं कि स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन होती हैं, वो स्त्रियां स्त्रियों की दुश्मन नहीं है, वो सत्ता स्त्रियों की दुश्मन है। क्योंकि जो बूढ़ी हो गई स्त्री है, जिसने सास का रूप धारण कर लिया है या जो बड़े समाज में कोई बड़े स्थान पर बैठ गई है, तो वो सत्ता है जो उसके पास है, जो स्त्री को दोयम दर्जे पर रिड्यूस करना चाहती है। तो हमको ये जो हमारी जैसे हम ये देखते हैं कि हम मतलब अक्सर ऐसा होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनसे अगर कोई पूछे कि आप क्या चाहती हैं, तो मैम वो भी लड़का बोलती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बेटा हो। मैम ये कब खत्म होगा? इस पे ये आपका क्या विचार? एडेप्टेशन है, ये एडेप्टेशन है। एक स्त्री को ये सिखा, मतलब हम पैदा ही इस तरह होते हैं हमारे जो, इसीलिए मैं कहती हूँ वो किताब सब लोग जरूर पढ़ें, मैम क्योंकि फिर जो तो ये हमारे करेंगे ना खिलौने कि स्त्री भी स्त्री की दुश्मन है जब वो चाह ही नहीं रही कि उसके आगे एक बेटी हो। वही मैं आपको बता रही हूँ, वो क्यों नहीं चाह रही, क्योंकि उसके मनोवैज्ञानिक कारण है। उसको गढ़ा गया है, स्त्री पैदा नहीं होती, उसको गढ़ा जाता है। और उसको गढ़ा कैसे जाता है? जब वो बचपन में होती है तो उसको खेलने के लिए जो खिलौने मिलते हैं वो रसोई का सामान होता है। आप उसका अडेप्टेशन वहीं से शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसको दुपट्टा लेना सिखा देते हैं। और अगर वो सिखाते नहीं है तो वो अपने से बड़ी स्त्रियों को देखती है, चाहे वो उसकी माँ हो, दादी हो या जो भी हो, और उस चीज को बहुत गौरवशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। स्त्री के त्याग को हमेशा ग्लोरीफाई किया गया है। वो क्यों किया गया है उसके त्याग को ग्लोरीफाई? ताकि वो वैसी बने। जब जब कोई बच्चा कोई काम करता है जो हम चाहते हैं कि वो बार बार करे, जैसे वो पढ़ रहा है और एक दिन उसने पढ़ाई की, तो हम ताली बजाकर उसका वो करते हैं कि वाह तुमने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चा आगे भी पढ़े, इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो सेम वे सदियों से स्त्रियों को इस तरह से गढ़ा गया है कि वो ये चाहत रखती हैं, क्योंकि वंश की वृद्धि स्त्री से क्यों नहीं हो सकती? इंदिरा गांधी ने तो अपने पिता का नाम ही रखा। तो ये तो मतलब समाज में जो फैले हुई विसंगतियां हैं उससे हमारे को मनोवैज्ञानिक रूप से लड़ना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगना चाहिए कि हम गुलामी कर रहे हैं। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि हम गुलामी कर रहे हैं तो ही हम उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। तो ये एक चीज है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने एक बहुत अच्छे हाँ टॉपिक पे मुझे अपना तो लाइटन किया। अगली कविता की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पहले बच्चों की भी कुछ कविताएं सुन ली जाए कि नहीं? अच्छा ठीक है। तो जी मुकुल मुकुल मैं कौन है? जी हम भी मन यस सर। अच्छा मुकुल, आपसे पहले कोई और बोल रही थी, मानसी। मानसी आप कुछ सुनाना चाहेंगी? सुनाइए। जी सर, जी सर। सर हाँ जो मेरी कविता है वो मैम ने जैसे बोला कि नारी शक्ति पे वो लिखती हैं, जो हो रहा है हाँ सोशल इश्यूज उस पे लिखती हैं। तो मैंने भी उस पे ही लिखने की एक कोशिश करी है। तो मैंने जो लिखी है कविता वो उस पे है कि जैसे छोटी बच्चियों का रेप हो जाता है और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया जाता है, तो वो हाँ क्या कहना चाहती हैं समाज से, मैंने उस पे लिखा है। बहुत अच्छा, तो सुनाइए। एक मिनट सर। जी सर। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है उसका नाम है जुर्म क्या किया था मैंने।
तो अभी तो दुनिया को जानना भी नहीं शुरू किया था मैंने, उसके पहले ही मार दिया मुझे तूने। अच्छा, इतना तो जान ही सकती हूँ ना कि जुर्म क्या किया था मैंने, जो छीन ली मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले तूने। जीना मैं भी चाहती थी, कुछ करना मैं भी चाहती थी। जीना मैं भी चाहती थी, कुछ करना मैं भी चाहती थी, मगर मेरी हर चाहत को खाक किया है तूने। आखिर इतना तो बता दे कि जुर्म क्या किया था मैंने। बढ़ना मैं भी चाहती थी, पढ़ना मैं भी चाहती थी, मगर मेरी हर चाहत को राख किया है तूने। आखिर इतना तो बता दे कि जुर्म क्या किया था मैंने। जी भर कर मुस्कुराना मैं भी चाहती थी, अपने पंखों को खुले आसमानों में फैलाना मैं भी चाहती थी, मगर मेरी हर चाहत को नाकाम किया है तूने। आखिर इतना तो बता दे कि जुर्म क्या किया था मैंने। और से जो लास्ट लाइन है उसकी कि बेटी बनकर पैदा हुई थी, क्या सिर्फ इतनी गलती की थी मैंने। बेटी बनकर पैदा हुई थी, क्या सिर्फ इतनी गलती की थी मैंने। जो तेरी हवस का शिकार बनी, ऐसा क्या पहना था उस पल मैंने। आखिर क्या पहना था उस पल मैंने। आखिर इतना तो जान ही सकती हूँ ना कि क्या जुर्म किया था मैंने। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। सर बहुत अच्छी, सर बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी थैंक यू मानसी। सो मच एवरीवन। सर। अब मैं सुनाऊं सर? हाँ, कुणाल के बाद मुकुल तैयार रहे। कुणाल एक कविता सुनाइए, फिर मुकुल तैयार रहे। जी सर मैं एक कविता और एक गजल सुनाने की अनुमति चाहूंगा सर। कविता जीवन अच्छा, पर है चलिए। और गजल प्रेम पर है, गजल प्रेम पर है। तो मैं चलिए। अपना काव्य पाठ आरंभ करूं उसके पहले मैं 2 पंक्तियों में अपने जीवन का सफर बयां करना चाहूंगा। सिर्फ 2 पंक्तियां, उसके बाद मैं कविता और गजल सुनाऊंगा। वो 2 पंक्तियां हैं कि खामोशी से दर्द इकट्ठा करने में जुटे थे, खामोशी से दर्द इकट्ठा करने वाह में वाह जुटे थे, कभी इश्क के बाजार में हम भी लुटे थे। वाह 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 वाह। वाह, गजब। धन्यवाद सर। हाँ, क्या बात है। अब मैं अपनी कविता आरंभ करता हूं जिसका टाइटल है निशब्द। निशब्द, ये मैंने जीवन पर कविता लिखी है, स्वयं को इस एंगल पे मैंने रखा और उसके बाद लिखी कि आज मैं निशब्द था, आज मैं निशब्द था, जीवन का सच शब्दों में उपलब्ध था, पर आज मैं निशब्द था। सोच के समंदर में गोता मैं लगाता था, पा सकूं कुछ शब्द मैं लिखने को जीवन प्रेम में, पर बाहर आने को मैं प्रतिबद्ध था, आज मैं निशब्द था। इस दुनिया के परिवेश में कवि होने के आवेश में बहाना मैं चाहता था, भावों को गंगामय कर, पर मैं स्वकार्य में संबद्ध था, आज मैं निशब्द था। इसका अंतिम स्टैंजा है सर कि गणना प्रेम की कर रहा था, गणना प्रेम की कर रहा था, रचना श्रृंगार की कर रहा था, पाने को हर कार्य का प्रतिफल धाराएं प्रवाह के प्रतिकूल कर रहा था, पर मैं स्वार्थ में बंधा मानव विक्षिप्त था, आज मैं निशब्द था, आज मैं निशब्द था। जीवन का सच शब्दों में उपलब्ध था, पर आज मैं निशब्द था। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया करना है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अरे बहुत खूब। धन्यवाद मैम, आपने बहुत सुना? बहुत खूब। सुंदर, अच्छी बात। मुकुल अब सर एक उसके गजल बाद है। हाँ, गजल सुना लीजिए। हाँ सर प्रेम पर गजल है कि मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही होती है, मुझसे सिर्फ मोहब्बत ही होती है, बाकी सारे हिसाब वो खुद रखती है। इसका शेर है, एक बार गलती से उसकी नजरों में देखा था, एक बार गलती से उसकी नजरों में देखा था, अब उसकी नजर नजरअंदाज ही नहीं होती है। अब हर किसी को छूने का मन नहीं करता, अब हर किसी को छूने का मन नहीं करता, अगर वो छू ले तो मानो कयामत आ जाती है। इसके आखिरी के 3 शेर हैं कि उसकी आंखों का जाम हर रात ऐसे छलकता है, उसकी आंखों का जाम हर रात ऐसे छलकता है, जैसे मैखाने में कोई नई शराब आ जाती है।
और आखिरी के 2 शेर हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, वो ये है कि अब उसकी बाहों के नर्म घेरे नहीं है मेरे पास, अब उसकी बाहों के नर्म घेरे नहीं है मेरे पास, सिर्फ उसकी यादें ही इस तन को सुला जाती हैं। और इसका आखिरी शेर है कि अब और क्या बताऊं मैं तुमको यारों, अब और क्या बताऊं मैं तुमको यारों, इससे ज्यादा मुझे गजल नहीं आती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कुणाल। वाह वाह, बढ़िया कुणाल भाई, सुंदर सुंदर वाह बहुत वाह, क्या बात है। बहुत मेरा अच्छा। ये सर पहला मैं भी कुछ पार्ट सुनाना था, चाहूंगा। मैंने सिर्फ अपने विद्यालय में ही सुनाया था हाँ, और कहीं नहीं। आज ये पहली बार मैंने सुनाया। मुकुल सुनाएंगे, मुकुल के बाद सारिक, उसके बाद अभी क्या कौन बोल रहे थे, ब्रिज, तो मैं एक और विरूपाक्ष। बताऊंगी। हाँ विरूपाक्ष, हाँ उसके बाद से फिर दूसरा कोई, हाँ मुकुल सुनाएंगे, उसके बाद सारिक तैयार रहें। चलिए मुकुल, आपको। ओके सर, आई विल स्पीक। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ ओके, तो सबसे पहले ना मतलब सी, जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो लाइक you're always afraid that मतलब किसी दिन you know उसमें एक अनसर्टेनिटी रहती है। बट अगर आप किसी प्लेस से मोहब्बत करें, किसी शख्स की बजाय, तो वो एक अनसर्टेनिटी नहीं रहती। या आप किसी प्रोफेशन से मोहब्बत करें तो लाइक आप एक स्टेबल रहते हैं कि ओके यहाँ पर मे बी बिट्रेयल के चांसेस उतने ज्यादा नहीं है। सो ऐसा एक प्लेस है ये दिल्ली शहर, जिससे मैं बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। सो लास्ट टाइम जब मैंने ये कविता सुनाई थी तब मुझे कोविड था, तो लाइक मेरे पास ये नोटबुक नहीं थी। सो आज मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। सो दिल्ली शहर अपनी कहानी बताता है दैट मैं दिल्ली हूँ, ग्रीष्म में सुलगती, शीत में ठिठुरती, हंसती तड़पती मुस्कुराती, अपने ही बाशिंदों को में जगाती, सवालों की यमुना में दूषित जवाबों के दरमियान अविरल धाराओं को मैं तलाशती। कुछ मैं हूं, कुछ मेरे लोग हैं और कुछ मेरे हुक्मरान, इन सब के बीच मेरी अधजली अधपकी महिमा का गुणगान, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। देन दिल्ली शहर कहता है कि सल्तनतों का सुल्तान हूं मैं, गुणवानों में गुणवान हूं मैं शाहजहां का जहान हूं, मैं हुमायूं के प्रण का प्राण भी हूं। सूर्य में मुझे मेरे पृथ्वी राज का प्रतिबिंब दिखता है, 57 के संग्राम का शौर्य हर शाम मुझ में अमर गाथाएं लिखता है। ये जो फेमिनिज्म का स्वांग तुम रचती हो रहती, कभी मेरी गलियों में तो आओ, सुल्ताना रजिया मेरी थी बेटी। मैं गालिब का खूबसूरत शेर भी हूँ, जगत भर के पकवानों का ढेर भी हूँ। चौक चौकों की चांदनी में, विभिन्न सभ्यताओं की बांधनी में, युधिष्ठिर ने मुझे पिता का था दर्जा दिया, उससे भी बढ़कर पांडवों ने मेरा सम्मान किया। इस सम्मान के मान पर हर किसी ने मुझ पर अभिमान किया। किसी ने हारा, किसी ने जीता, हार जीत के सिलसिलों में सदियों ने मुझे अपने लहू से सींचा। मैं कुतुब मीनार का ऊंचा गौरव हूँ, उस गौरव से हार चुका एक कौरव हूँ। प्राचीन खंडरों की प्राचीनता में गुम, मैं मंदिर एक बेनाम भी हूँ। ईश्वर की उत्कृष्टता का प्रतीक, मैं एक अक्षरधाम भी हूँ। मैं शाहों का एहतेशाम भी हूँ, मैं निजामुद्दीन के नाम में हूँ। मैं गुरुओं के सम्मान में हूँ, गुरु नानक के स्पर्श से प्रज्वल, मैं सर्वधर्म एक प्राण भी हूँ। अब थोड़ा मॉडर्निज्म पर आते हैं। तो ये दिल्ली शहर कहता है कि मैं कनॉट प्लेस के उस विशाल तिरंगे का एक सूचक हूँ, बलिदानों से सिंचित इस लोकतंत्र की संसद हूँ। मैं वॉर मेमोरियल के शौर्य में हूँ, मैं राजघाट के धैर्य में हूँ। मैं डीयू जेएनयू की बहसों में जीवित हूँ, मैं अपनी छावनी में चिन्हित जवानों के पराक्रम से प्रज्वलित हूँ। मैं चांदनी चौक के बाजारों में हूँ, मैं लाजपत नगर की शेरवानी सलवारों में हूँ। मेरा जायका तिब्बती डोलमा के मोमोज में भी है बसता, और इंडिया गेट वाली कुल्फी पर तो मेरा बच्चा बच्चा है फंसता। मैं मेट्रो के तीव्र वेग में हूँ,
उस वेग में ठहरी राजीव चौक की भीड़ में हूँ। लटियंस मेरी नहीं, मैं लटियंस की आन बान हूँ। खान मार्केट के महंगे कैफेज में स्थित मैं बुद्धिमता का रोशनदान भी हूँ। मैं लाल किले की दीवारों पर मुद्रित एक इतिहास भी हूँ। इतिहास के गौरव में सिमटा एक उपहास भी हूँ। मैं भारत के भविष्य का सूचक हूँ। मैं दिल्ली शहर हूँ भाई, मैं दिल्ली शहर हूँ। That's all. Thank you. बहुत वाह अच्छी कविता। वाह यार वाह जहाँ इतिहास बहुत को बहुत खूब बहुत खूब। बहुत सही, बहुत सही। हम भी दिल्ली में। बहुत सुंदर। दिल्ली की मोहब्बत। और ये मैंने कुछ वक्त पहले लिखा था, तो मतलब दिल्ली उस की स्टेट ऑफ यादें माइंड में ताज़ा लिखा था। ये किसी और शख्स के उसने लिए लिखा था। ये छोटा सा उसने ही है, 4-5 पंक्तियां कि तेरी सीरत के लिए कुछ लिखा जाए। सो कई बार ये होता है ना, लाइक यू डोंट वांट टू राइट समथिंग बिकॉज यू डोंट फील दैट दैट पर्सन इज वर्थ इट। सो उसके लिए ये लिखा था कि फिर भी मतलब क्योंकि लिखने से ही आपको एक सुकून मिलता है, तो आप कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। सो ये लिखा था कि तेरी सीरत के लिए कुछ लिखा जाए, इसकी इजाजत मेरी सीरत मुझे कहाँ देगी। तेरी सीरत के लिए कुछ लिखा जाए, इसकी इजाजत मेरी सीरत मुझे कहाँ देगी। कभी बेशुमार था तेरे लिए, अब महज एक इकाई भर है। शून्य भी हो जाएगा। शून्य होगा तो जाहिर है तेरा जिक्र भी होगा, और जब भी जिक्र होगा तो महसूस होगा वो अनुभव, शून्यता का अनुभव। That's all. बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत हाँ, बहुत सारिक, अब सारिक को जरा बहुत मौका मजा दिया आया। जाए। सारिक कहाँ है? आप सुन रहे हैं मुझे? सारिक, सारिक नहीं है क्या? कदाचित चले गए। जी हाँ सर, चले अच्छा, गए। कोई बात नहीं। इसके बाद कौन था? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष। विरू विरूपाक्ष। सर इसके बाद भी सुनाना चाहूंगा प्रभात। ठीक है प्रभात। विरूपाक्ष के बाद प्रभात। तो सर अपनी कविता को पहली 4 लाइनों से शुरू कर रहा हूँ कि अपनी कलम से तेरा नाम लिख रहा हूँ। अपनी कलम से तेरा नाम लिख रहा हूँ मैं। लोग नज्म कह देते हैं इसे, पर तुझे महज एक पैगाम लिख रहा हूँ मैं। हम दोनों की कहानी में एक नया आयाम लिख रहा हूँ मैं। जो कुछ नहीं कहा तुझसे वो सब कुछ आज सरेआम लिख रहा हूँ मैं। इन कागजों पर एक कविता आज फिर तेरे नाम लिख रहा हूँ। वाह तो सर वाह, कविता बहुत कुछ अच्छे, इस तरह से बहुत अच्छे। इस तरह से है कि मैं एक छोटा सा फूल हूँ। मैं एक छोटा सा फूल हूँ, तुम फूलों से भरा एक बाग हो। मैं तो महज एक कांटा हूँ, तुम महकता हुआ गुलाब हो। मैं आवारा सा परवाना, मैं आवारा सा परवाना, तुम तपिश से भरी आग हो। एक बेसुरी सी धुन हूं मैं, तुम एक सुरीला राग हो। मैं उलझा हुआ सवाल हूँ, तुम हर सा जवाब हो। मैं बेवजह का ख्याल, तुम जरूरी ख्वाब हो। गर्मी की कड़ी से धूप हूं मैं, गर्मी की कड़ी से धूप हूं मैं, तुम हसीन सी शाम हो। मैं हूँ रंग शरबतों का, तुम एक नशीला जाम हो। मैं अधूरा सा अल्फाज हूँ, मैं अधूरा सा अल्फाज हूँ, तुम खूबसूरत कहानी हो। मैं तो यूं ही हूँ इस जहां में, तुम खुदा की एक निशानी। मैं अमावस का हूँ अंधेरा, मैं अमावस का हूँ अंधेरा, तुम हो पूर्णिमा की चांदनी। मैं तो बस एक शोर सा हूँ, तुम हो प्यारी सी रागिनी। मैं बेवफाई का गीत हूँ, मैं बेवफाई का गीत हूँ, तुम सुबह की पाक अजान हो। मैं तो एक पुजारी हूँ, तुम मेरे लिए भगवान। बेरंग सा पंछी हूँ मैं, बेरंग सा पंछी हूँ मैं, तुम इंद्रधनुष सप्तरंगी हो। एक बेवफा भंवरा हूँ मैं, तुम तितली रंग बिरंगी हो। मैं प्यासी बंजर धरती हूँ, तुम मौसम हो बरसातों का। एक डरावनी सी रात हूँ मैं, तुम सवेरा हो इन रातों का। धरती पे पड़ी हुई धूल हूँ मैं, धरती पे पड़ी हुई धूल हूँ मैं, तुम फलक पे जड़ा सितारा हो। एक डूबती हुई कश्ती हूँ मैं, तुम मेरे लिए किनारा हो। मैं एक कोरा सा पन्ना हूँ, मैं एक कोरा सा पन्ना हूँ, तुम एक पूरी किताब हो। मुझ में अब मैं हूँ ही कहाँ, मुझ में तो बस तुम ही बेहिसाब हो, तुम ही बेसुमार। क्या बहुत बात खूब, है यार। बहुत खूब। बहुत बढ़िया विरू। बहुत अच्छी। बहुत सुंदर। माइंड बहुत बढ़िया। भावनाएं भी बहुत शब्दों को अच्छे। पूर्णतः व्यक्त करती हैं। अगले कौन थे? प्रभात। प्रभात।
हाँ प्रभात। प्रभात सुनाइए। आज आवाज नहीं आ रही प्रभात। क्या आवाज नहीं क्लियर आ रही तुम्हारी। करता? हेलो, प्रभात सुनाइए। हाँ अब आ हेलो, रही है, सुनाइए। सुन। आगे लड़का जो अक्सर लिखा, क्या मालूम, चलो ढूंढे उसे, तो ढूंढे उसे, वो बागी है और बागी का ठिकाना तो मैखाना है, पर मैखाने भी तो आजकल बंद है। क्या मालूम, पर बहुत दिनों से दिखा नहीं, वो बहुत दिनों से कुछ नया लिखा नहीं। चलो ढूंढे उसे, वो बागी है और बागी का ठिकाना तो मैखाना है। चलो ढूंढे उसे, कहीं महबूबा की यादों में खड़ा हो कहीं, लेकिन वहां वाले कहते हैं कि वो हाल फिलहाल खत लेकर गुजरा ही नहीं। वहां वाले भी कहते हैं कि हाल फिलहाल खत लेकर गुजरा ही नहीं। चलो ढूंढे उसे, मंदिर देखे, खुदा के कहीं दर पे गया हो। नामुमकिन है ये, खुदा से तो उसका कोई वास्ता ही नहीं। क्यों ना मुनादी करा दो शहर में, क्यों ना पूरे शहर को इत्तला दें। यही तो दुविधा है साहब, शहर में तो कोई उसे ठीक से पहचानता ही नहीं। बस इतना ही से एक कविता है। आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ आवाज आ रही है, वो नेट। अब कौन है? मेरा एक प्रश्न था। हाँ प्रश्न पूछ लीजिए कुणाल। मैम मेरा यह प्रश्न पूछिए। था कि मैंने पिछले साल मेरे जब बोर्ड एग्जाम खत्म हुए तब मैंने एक गीत लिखा था। वो गीत मेरा अधूरा रह गया और तब से लेकर के आज तक उस गीत को पूरा करने की कोशिश में मैंने कई गजलें कई कविताएं लिख डाली, लेकिन वो गीत मुझसे नहीं पूरा हो पाया। मैं क्या करूं, उसको कैसे पूरा करूं मैं? कोई भी जो बहुत अच्छी कविता होती है ना, वो कई बार एक बार में लिखी जाती है और कई बार हमको कविता को या गीत को लिखकर छोड़ देना चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए। और उसके बाद अगर आप उसको दोबारा पढ़ेंगे ना, तो वो भीतर ही भीतर पकता रहता है। जैसे अचार होता है, उसको हम धूप में रख देते हैं बना के। आटा होता है, उसको हम गूंथ के थोड़ी देर रख देते हैं सेट होने के लिए। ऐसे ही कविता और गीत होते हैं, उनको हम थोड़ी देर रख दें तो उसमें हमारे बहुत सारी भीतर ही भीतर, मतलब जो कविता है वो चेतन मन से नहीं लिखी जाती, हमेशा अचेतन मन से लिखी जाती है अच्छी कविता। तो जब आप चेतना के उस स्तर पर होते हैं जो अवचेतन कहलाता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजें उस समय तक जमा हो गई होती हैं। तो आप उसको भूल जाइए, रख दीजिए और फिर ऐसे पढ़िए उसको कि आपको याद भी ना हो। तो आप उसको बिल्कुल एक नए सिरे से लिखेंगे जो बहुत बेहतर गीत आपका बन पाएगा। मतलब यही एक टेक्निक है जो मैं अपनाती हूँ और वही बता सकती हूँ। धन्यवाद मैम। जब मैंने ये बात बड़ी बहन को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि चिंता ना करो, ये गीत तुम्हारे लिए कोई और पूरा करेगा। तो मैं उसी दिन के इंतजार में हूँ। ये भी होता है क्योंकि हम लोग एक ही समय में रहते हैं, एक ही परिवेश है हम लोगों का, एक से संघर्ष है, तो हम लोगों की संवेदना भी बहुत ज्यादा एक सी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी कविता में दम है तो वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है कि वो भी वैसी कविता लिखें। वो नकल नहीं होती कविता की, वो आपकी कविता की शक्ति होती है। हो सकता है वो कोई दूसरा आपसे बेहतर गीत लिख दे उस पर, लेकिन वो इंस्पायर्ड आपसे होगा। वो भी उस गीत की शक्ति है ना, उससे इंस्पायर होकर लिख रहा है। जी मैम, तो ये भी एक अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। वैसे अभी अभी एक कविता मेरे दिमाग में आ रही है, तो अभी के अभी अगर सुना दो तो काफी अच्छा रहेगा। सुनाइए। अभी तो कविता है कि अभी तो जैसे कोरोना का जो माहौल है, तो मैं थोड़ा वो उसके ऊपर ही कि मैं इस नए साल में क्या क्या चाहता हूँ, ये उसके ऊपर है।
बस और नहीं, बस और नहीं। ये मुंह छुपा के चलना, बस और नहीं, बस और नहीं। लोगों से दूरी रखना, बस और नहीं, बस और नहीं। घरों में कैद रहना, बस और नहीं, बस और नहीं। इस नए साल में सब कुछ हो जाए सही। देखा मैंने वो पल जब सब घरों में हो गए बंदी। देखा मैंने वो पल जब अर्थव्यवस्था में आई मंदी। देख, बहुत सारी पाबंदियां लगी, लोगों में दूरियां बनने लगी। बस इन सब का अंत हो, यही चाहता हूं, बस यही। इस नए साल में सब कुछ हो जाए सही। सारे दुख, सारी तकलीफें, बस और नहीं, बस और नहीं। पहले कहा जा रहा था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब तो आ गई है दवाई, अब थोड़ी, अब मुश्किलों से, अब आ गई है दवाई। चाहते हैं मुश्किलों से हमको मिले रिहाई। इस साल में सब कुछ हो जाए सही। दुख और तकलीफें, बस और नहीं, बस और नहीं। जी बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। सामयिक विषयों पर लिखना भी अच्छी बात है, और आपने जी मैम। कोरोना पर लिख दिया तो ये अच्छा है। राहुल लिखा नहीं, बस राहुल किसी मीटिंग के दौरान ही बन गई अचानक से। रा, राहुल खालसा कॉलेज का हरनेक सिंह गिल है। चलते फिरते कविता लिख देते हैं। अगर आपकी राहुल आज्ञा हो तो मैं एक वियोग श्रृंगार पर एक कविता सुनाना चाहूंगा। बस जरूर एक जरूर। मिनट रुक जाइए। आपको थोड़ा सा अभी हम लोग ब्रेक देंगे। और कोई है जो सुनाना चाहे कविता, गजल? अगर सर कोई ना सुना रहा हो तो मैं सुना दूं। हाँ हाँ सर एकदम, क्यों सर नहीं। मैं सुनाइए। अभी हाँ, अभी अभी मानसी सुनाएंगी, उसके बाद फिर प्रभात एक सुनाएंगे, और फिर जो है कि कुणाल सुनाएंगे। जी और क्योंकि मानसी को समय दिया जाए, वो दिया जाए ना, क्योंकि मैं ये मानता हूँ लीना जी कि 10 साल और पुरुषों का टाइम है, टाइम खत्म है। चलिए 10 साल भी बहुत अधिक नहीं है, अगर उतने में सब सही हो जाए तो। इस मानता को बदलने में बहुत टाइम लगेगा। सर मुझे नहीं सही कहा बारिश मैम है। आपने। शहरों में 10 साल, आप ये मान के चलिए। नहीं, मुझे नहीं सर लगता, अभी पर बहुत टाइम है आमीन, सर। मैं यही कह सकती हूँ, आमीन। मुझे भी नहीं लगता कि क्योंकि 10 साल है। बहुत बहुत बारीक है जो शोषण है, वो समझ में नहीं आता। और वो सब कुछ है। ये 5000 वर्ष से ये पुरुष जो है कि सत्ता हथियाए हुए हैं, तो वो आपको बहुत आसानी से नहीं देंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, कभी हम लोग इस पे डिबेट करेंगे। ये जो तथाकथित जो वो पुरुष है ना, ये बहुत जल्दी अपने लिए खुद ही कबर खोद रहा है शहरों ये में, अच्छी बात है। और बदलेगा। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं सर। हाँ, उम्मीद एक कर अच्छी सकते कल। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और मैम जैसे आप एक एक्टिविस्ट हैं, आप इतने खूबसूरत शब्दों से इतने बड़े प्रभाव डालती हैं लोगों पे इतने अच्छे तरीके से। तो मैम अगर आपके जैसे और भी आएंगे कल को, जैसे आज मानसी ने बोला, कल को और भी कवित्रियां आएंगी, तो मैम शायद बदल जाए 10 सालों में या अभी उससे भी कम समय में। इतनी कविताएं लिखी जा रही हैं स्त्रियों के द्वारा कि उनका जो संसार है वो अचानक से कविता में प्रकट हो गया है, जो पहले गुम था। उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो बिंब हैं, जो रसोइयां हैं, उनके धुले हुए कपड़े हैं या सूखते हुए कपड़े हैं, या जो उनका दफ्तर है, और जो उनकी परेशानियां हैं, और जो उनके दोहरे तिहरे और चौहरे संघर्ष हैं, जिसमें उनको संतुलन साधना है अपने मायके और ससुराल में, और अपने बच्चों में, और पति में, और दफ्तर और घर में। इतनी तरह के संतुलन उनको साधने पड़ते हैं, वो सब उनकी कविताओं में आ रहा है। मैम मैंने माना कि बहुत जिम्मेदारियां होती है एक महिला पे, और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां समझती भी है। पर क्या पता आ जाए जब इतने सारे लोग, जब जैसे सर है हमारे, सर कितना सपोर्ट करते हैं हमें। रोज क्लास में सर बोलते हैं कि पहले कोई महिला पढ़ेगी, पहले मैं किसी लड़की से पढ़वाऊंगा। तो अगर सर के जैसे और लोग हो
और यही सोच वाले लोगों तो कितना खूबसूरत बन जाएगा ये जगह रहने के लिए। सर भी तो लेखक है ना, इसलिए कि वो इस चीज को समझते हैं कि स्त्रियां जी बराबर की हकदार हैं हर चीज में और उनको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो एक आम पुरुष है वो इस चीज को नहीं समझता, और वो नहीं समझता, मैं आपको बताती हूँ कि एक आर्थिक रूप से संपन्न स्त्री भी जो खुद अपना पैसा कमाती है, धन उपार्जन करती है, वो भी अपने पैसे को अपनी अपनी तरह से खर्च नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल मतलब कितनी आप ये सोचिए उसका जो एडेप्टेशन है वो कितना ज्यादा हुआ है कि वो पैसा कमाने के बावजूद अपना पैसा लाकर अपने पति को दे देती है। और हाँ मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको 250 रुपए के लिए भी अपने पति से पूछना पड़ता है कि क्या मैं ये खर्च कर सकती हूँ। तो जब वो जी खुद कमा रही है तो भी उसके अंदर वो स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता नहीं आई, लेकिन फिर भी आर्थिक उपार्जन से, आर्थिक स्वतंत्रता से एक स्त्री में कॉन्फिडेंस तो आया है, आत्मविश्वास आया है। तो पर जब तक मेंटल स्टेट सही नहीं होगी एक महिला की, जब तक उसको ये हम्म नहीं लगेगा कि घर के सारे काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उस मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी है, घर के जो मर्द हैं उन लोगों की भी जिम्मेदारी है, तब तक ये परिवर्तन बेकार है, कोई मतलब भी जो कितने भी कोई भी इनिशिएटिव काम ले। हो, चाहे दुनिया का कोई भी काम हो, वो लिंग विभाजित नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं मैम। होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर घरों में कोई सारे काम जिसका जिम्मा स्त्रियों पर है, जैसे खाना बनाना, अगर आप उसको व्यवसाय में देखेंगे तो जो शेफ है वो हमेशा पुरुष शेफ बेहतर होता है। अगर एक औरतों ने पूरी जिंदगी सिलाई बुनाई करी है, लेकिन अगर आप बाहर देखेंगे तो जो टेलर है वो हमेशा पुरुष टेलर बेहतर होता है। जी तो ये हाँ सारी समाज की जो मतलब ये बनाई हुई चीजें हैं, तो इनको समझना सबसे पहले जरूरी है। जब स्त्रियां इस बिल्कुल चीज को समझ, अब बातचीत हो रही है, इस बातचीत से जो हमारी नई पीढ़ी है वो जागरूक हो रही है। तो मतलब ये एक बहुत अच्छे ये एक बदलाव बहुत का अच्छा मंच संकेत है है। जहाँ सबको मौका दिया जाता है बोलने के लिए। आपके हम्म। जैसे लोग आते हैं और हमें प्रकाशित करते हैं, हमारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं हमें सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, थैंक यू। बहुत अच्छा। लीना जी, मैं तो ये जब से गांधी जी की पाठशाला चला रहा हूँ तब से मैं पहला मेरा वो रहता है कि महिला पत्रकार, महिला लेखक को हम सबसे पहले अप्रोच करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। आप और हम हमेशा चाहते हैं रहे, कि मैं जानती हूँ वो लोग आए आपको। हैं। जी। हैं? तो खैर आपके जैसे पुरुष और मान भी होंगे तो बदलाव आएगा निश्चित रूप से। बदलेगा। जी सर, मानसी से बात मानसी, करते हैं। हाँ मानसी, जी सर। हाँ जी सुनाइए। जी सर। तो स्टार्ट यहाँ से कि सुनो, इन रिश्तों से ना अब मन भर गया है, कहीं दूर चले क्या, जहाँ ना कोई अपना हो ना कोई पराया हो, ना ये लोग हों और ना ये रिश्ते हों, खुद की एक जिंदगी हो, खुद का एक सुकून हो, इन बेवजह के लोगों से एक वजह वाली सुकून हो, ना दर्द हो ना उम्मीद हो, दिल अब ना टूटेगा किसी रिश्ते से, इस बात का यकीन हो, सुनो अब इन रिश्तों से मन भर गया है, कहीं दूर चलें क्या। और सर मैंने एक पोएम और लिखी है, वो बट अभी कंप्लीट नहीं है, अगर आप बोलें तो उसकी 2 लाइन्स लिखी हैं तो मैं सुना सकती हूँ। जरूर जी जरूर, 2 बिल्कुल, लाइन सुनाइए। सुनाइए जी सर। सुनाइए। तो जो मैंने पोएम लिखी है वो उस पे लिखी है कि हम छोटे से कितनी जल्दी बड़े हो गए कि हमें पता ही नहीं चला कि वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। तो उस पे लिखी है कि ख्वाहिशों के इरादों में जिम्मेदारियों के पहाड़ कुछ इस तरह खड़े हो गए, ख्वाहिशों के इरादों में जिम्मेदारियों के पहाड़ कुछ इस तरह खड़े हो गए कि पता ही नहीं चला हम छोटे से कब बड़े हो गए। बेपरवाह मुस्कुराहट के पीछे गम के बादल कुछ इस तरह छा गए कि पता ही नहीं चला हम छोटे से कब बड़े हो गए। हमारी शरारतों के पीछे परिपक्वता की दीवार के आलम कब खड़े हो गए, पता ही नहीं चला हम छोटे से कब बड़े हो गए। धन्यवाद सर, अभी कंप्लीट नहीं है तो इतने ही लिखी है मैंने। बहुत खूब। बस जितनी आइडिया भी है बहुत काफी सुंदर है। जी थैंक यू। मैं अब सुनाऊं सर? सुनाइए कुणाल, सुनाइए। वियोग इसके श्रृंगार इस रस की ये कविता है। वियोग अच्छा, श्रृंगार रस इसके की बाद कविता। कुणाल के बाद अपने सहयोगी बोल रहे हैं, कौन है? अनुराग।
अनुराग, अनुराग तैयार रहे सर कुणाल के बाद। सर अभी स्त्रियों पर बात हो रही थी तो एक कविता मैं स्त्रियों पर पेश करना चाहूंगा अगर आज्ञा हो तो। जरूर जरूर। हाँ, कुणाल, कुणाल के बाद जो है कि ये अनुराग बोलेंगे, उसके बाद से फिर विरूपाक्ष। ठीक है सर मैंने जी अपना सर। नाम ही गायब कर दिए फिर आप। अरे फिर आगे चलिए। अब अभी अभी सुना जाएगा। आज तो इतनी अच्छी महफिल लगी है, हैं? जी सर। कि आज तो जो है कि दिन का भोजन भी ना करेंगे हम लोग। सर सही मेरे बात पास है सर। मुश्किल से नेट आ पाया है, फिर पता नहीं कि नेट हाँ, मिलेगा या नहीं। मैं चाहूंगा कि माफी के साथ मैं चाहूंगा अभी सुनाता हूँ। बड़ा अच्छा मुश्किल चलिए से सर सुना। नेट आ पाया आप ही पहले सुना प्रभात, आप दीजिए। ही सुना दीजिए पहले। क्योंकि प्रभात सर आप यहाँ सुना पे दीजिए। नेट की प्रॉब्लम। नहीं नहीं, एकदम पहले आप वाली संस्कृति रहनी चाहिए कुणाल। जी प्रभात आप सुना दीजिए, मैं इंतजार कर लूंगा। हाँ भाई, क्योंकि हाँ नेट का प्रभात। प्रॉब्लम है, समझो। निरंतर गतिमान सर इसका वो हेडलाइंस है। तेरी सिथि को हाँ। सिंदूर से सजाने की अधूरी ख्वाहिश लिए खुद की तलाश में निरंतर गतिमान हूँ। अब देखो ना, अब इसे प्रेम कहो या फिर तुम्हें समझने की चाहत, जो हर बार चाह के भी पूरा होते होते रह जाता है। देखो ना, ये चाहत ही है जो एक भावी किसान को शहर की तरफ खींच लिया। उसे उसकी खोज को विवश होना पड़ा। देखो ना, हालांकि इस सफर में कई अड़चने भी आई हालांकि इस सफर में कई अड़चने भी आई, क्योंकि वो जो किसान था बंजर को भी उपजाऊ बना दे, वो इसे भी पार पा लिया। फिलहाल वो गांव से निकलकर डीयू से होते हुए जामिया में ठहर गया है। हालांकि ये भी अस्थाई है, क्योंकि वो निरंतर गतिमान जो है उसे रुकना कहाँ पसंद। अब तुम नहीं रहे अब तुम नहीं रहे, लेकिन यकीन करो, मैं आज भी वही बच्चा हूं जो रोया करता था। लेकिन गम इस बात का है कि अब तुम नहीं रहे। लेकिन चिंता ना करो, मैं जब भी कभी तुझे महसूस करता हूं तो शाकी का सहारा लिया करता हूं, ताकि कुछ और उम्दा कर सकूं। अब जो मैं निरंतर गतिमान हूं, क्या करूं? कोई रोकने वाला जो नहीं, कोई टोकने वाला जो नहीं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम होते तो अच्छा होता। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम होते तो अच्छा होता। बस इतना कहता, अगर होते तो मैं आज हम होता। बहुत खूब। बहुत क्या बहुत बात है बढ़िया। बहुत यार। वाह वाह। मैं अपने जीवन में मात्र 2 कविताएं लिखी हैं, दोनों खुद के ऊपर लिखा है। और बहुत ये अच्छा। लेकिन जैसे कि मैं लेकिन आप बहुत लेकिन बढ़िया सर ये जो कविता सर 2 साकी है कविता मैंने तो आप साकी को सर आप मैंने ऐसा मत पकड़ लीजिएगा कि हम हम तो वैसे 3 विश्वविद्यालयों से पढ़ाई किए, इलाहाबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया। सर इससे पहले मैं तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स में था, फिर वहां से डीएसजे में बहुत आया, फिर अब जामिया में चला बहुत गया। अच्छा। तो वहाँ हम लोग, लीना जी जब लाइब्रेरी में घुसते थे बीएचयू के, तो वहाँ एक संगमरमर की किताब है, उस पे लिखा है कि साकी की मोहब्बत में दिलसाज हुआ इतना कि सर को झुकाता हूं तो शीशा नजर आता है। वाह क्या बात है। हाँ, तो जो है कि साकी को आप शीशे की तरह देखें, अलकौसर की तरह नहीं। हाँ जी हाँ, अगले कुणाल हैं। कुणाल, हाँ जी जी सर। कुणाल ये कविता सुनेंगे। मैंने जी हाँ, सर मैं सुना रहा हूँ। थोड़ा ये जल्दी कविता जल्दी मैंने सुनाइए, लीना जी को अभी हम लोग को और सुनना है, क्योंकि लीना जी 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 की जो बिल्कुल सर मैं आवाज है ना, जो आवाज है एकदम मतलब कि बच्चे जैसी। जब मैं पहली बार फोन किया लीना जी को, तो हमको लगा कि ये कोई ग्रेजुएशन की बच्ची जो है कि है। तो फिर हमको किसी ने ना बताया आवाज कि बूढ़ी नहीं होती है, आवाज वैसे ही रह जाती है। हाँ, देह तो बूढ़ी हो जाती है। आपकी आवाज तो मतलब कि सुन के हमको लता मंगेशकर की याद आ जाती है कि उनकी आवाज कैसे। हाँ, तो चलिए कुणाल सुनाइए। जी सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो भी रचना करता हूँ, मैं अपनी पहले बड़ी बहन को पढ़ाता हूँ। इसलिए पढ़ाता हूँ कि मैं कुछ गलत ना लिख दूं, इसलिए।
तो ये भी कविता जो मैं अभी सुनाने वाला हूँ, ये मैंने लखनऊ में था तब मैंने लिखी थी। मैं हजरतगंज में था, तो मुझे वहां किसी इंसान से मेरी मुलाकात हो गई, रूबरू हो गया, जिससे मैं नहीं होना चाहता था। और जिस तरीके से इंसान ने मुझे देखा, और उसके बाद जब तक मैं घर तक आया तो रास्ते में मैंने एक कविता लिखी। और जब कविता लिख गई तो मैंने घर आकर अपनी बहन को जब पढ़ाया उसे, तो उसने कहा इसमें कुछ ज्यादा ही टफ लिख गया है, कुछ ज्यादा ही टफ वर्ड्स हो गए हैं। तो मैंने कहा क्या मैं इसे चेंज करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार जो जैसी रचना हो गई मतलब हो गई। तो मैं कविता प्रारंभ करता हूं कि जब विरह अग्नि में हुए ज्वलित, जब विरह अग्नि में हुए ज्वलित कर्णों में मेरे स्वर गूंजते होंगे, जब तेरे कंधे पर अंकित मेरे अधरों के चिन्हों को देख भाव उमड़ते होंगे, जब तेरी पलकों को मेरे एहसास नहीं मिलते होंगे, जब तेरे नैनों का मोती सूने अधरों से गिरता होगा, ग्रीवा से होकर तेरे श्यामल तन को छूता होगा, क्या तुझको मेरे अनकहे जज्बातों की याद नहीं आती होगी? कैसे कह दूं मैं तुझको मेरी याद नहीं आती होगी। इसका पहला स्टैंजा है कि जब जब मैं लिखने को भी तेरी यादों में होता हूँ, जब जब मैं कविता में तेरे सौंदर्य का वर्णन करता हूँ, अपनी गजलों में तेरे प्रेम भरे अल्फाज पिरोता, लेकर कलम तेरी सब बातों को लिखता, तेरी जुल्फों की छांव में जब खोता हूँ, क्या तब तुझको हिचकियां नहीं आती होंगी? कैसे कह दूं मैं तुझको मेरी याद नहीं आती होगी। अब आगे की जिंदगी में वर्णन किया, जब जिंदगी आगे बढ़ जाती है तब कैसी भावनाएं होती हैं कि जब भी तू प्रियतम को आलिंगन देती होगी, जब भी तू प्रियतम को आलिंगन देती होगी, जब भी तू उसके नैनों में स्वयं की छवि देखती होगी, जब प्रियतम के छूने से तेरी जुल्फें लहराती होंगी, जब भी तू उसको देख स्वयं भाग्य पर इठलाती होगी, अपने वादे वफा की बातों का झूठ उसे बतलाती होगी, क्या एकाएक तुझे अपने प्रथम प्रेम की याद नहीं आती होगी? कैसे कह दूं मैं तुझको मेरी याद नहीं आती होगी। अगला और आखिरी स्टैंजा है कि हम अपनी जिंदगी के जो भी कुछ होता है अपने दोस्तों से वर्णन करते हैं, वैसे ही वो अपनी सहेलियों से जब वर्णन करती होगी तो इस प्रकार करती, जब भी अपनी संग सहेलियों को प्रेम का वर्णन बतलाती होगी, जब भी अपनी संग सहेलियों को प्रेम का वर्णन बतलाती होगी, अपने चेहरे को उस मंद मुस्कान से छुपाती होगी, अपने चेहरे को उस मंद मुस्कान को दुनिया से छुपाती होगी, जब समक्ष किसी को देख तन और मन दोनों खिल जाते होंगे, उसके नैनों से तेरे नैन जब कभी मिल जाते होंगे, क्या तब मेरे साथ जिया वो वक्त तुझे नहीं दिखता होगा? सच सच बतलाना तब मेरी छवि क्या तुम नैनों समक्ष नहीं पाती होगी? कैसे कह दूं मैं तुझको मेरी याद नहीं आती होगी? कैसे कह दूं मैं तुझको मेरी याद नहीं आती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कुणाल, बहुत मस्त था। बहुत खूब। टीचर बहुत सही था आपकी। अनुराग सुनाएंगे, उसके बाद मैडम। सर मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूँ। सर नमस्कार सर। सर मैं बोल रहा था कि आगे मैम को सुन लेते हैं, उसके बाद बचे हुए टाइम में हम लोग अपना मतलब आत्मबोधन कर लेंगे, कैसा रहेगा? आप एक कविता सुना दीजिए, उसके बाद मैडम अच्छा, सुनाएंगी। ठीक है। हाँ, उसके बाद धन्य के बाद ठीक है ज्ञापन, सर। फिर हम लोग वो करेंगे मैडम को छुट्टी देके। ठीक है सर, हम जल्दी छोटा कविता ही सुना दे रहे हैं, बाकी दो तीन लड़के से। हाँ, छोटी कविता सर मेरे शीर्षक है तो शीर्षक में मालूम चल जाएगा। ख्वाबों की मेरे गलत पत्ते पर। ख्वाबों की शहर में तुम मुझे ऐसा ही ढूंढता है क्या? ओ शहर, ओ इमारतें, ओ गली, न जाने क्या क्या, बस तुम मुझे ऐसा ही ढूंढता है क्या? तेरे शहर की ओ भगदड़, तेरे शहर की ओ सायरन, तेरे शहर की ओ गुमनाम सियाहें, तेरे शहर के ओ लोग और मेरा गलत पत्ता, बस तुम मुझे ऐसा ही ढूंढता है क्या? तेरा शहर और तुम, कितना बेगाना है तुमसे। जब शहर तेरा मुस्कुराता है, तुम मुझे अपनों में गुम करने लेने के बाद तुम उसी शहर की गलियों से पूछता है, तुम उसी भागती मेट्रो से, दौड़ती सड़कों से कभी मिला क्या? कुछ मिला क्या? मेरे गलत पत्ते पर, ख्वाबों की शहर में बस
मुझे ऐसा ही ढूंढता है क्या? धन्यवाद सर। बहुत खूब। अब लीना जी एक को हम लोग कविता मैं सुनेंगे। सुनाना चाहूंगा सर, स्त्रियों पर। अच्छा चलिए सुन सुना लेते दीजिए। सुन लेते हाँ तो मैं भी हाँ सुनाना चाहूंगी स्त्रियों पे। सुन लेते हैं सबको, कोई बात नहीं। मैम फिर मेरा भी एक छोटा सा पोइट्री है। हाँ प्लीज सब लोग सुनाइए। ओके। हाँ चलिए। हाँ तो सर कविता कुछ ऐसे है कि मतलब आजकल जो मतलब हाथरस की घटना के बाद मैंने इसे लिखा था कि आज हर गली हर चौक पर, आज हर गली हर चौक पर दुशासन घात लगाए बैठा है। आज हर नुक्कड़ हर मोड़ पर वो द्रौपदी की साड़ी में हाथ लगाए बैठा है। वो निर्भय निर्भीक होकर, वो निर्भय निर्भीक होकर अपने कुकर्मों की सूची बढ़ा रहा। जो दीप मानवता के जल रहे वो बेखौफ उन्हें बुझा रहा। आज दुशासनों की कमी नहीं, आज दुशासनों की कमी नहीं, पर अब कृष्ण कहीं मिलते नहीं। उंगलियां उठती हैं पर मदद को हाथ कभी बढ़ते नहीं। आज दुशासनों की कमी नहीं, पर अब कृष्ण कहीं मिलते नहीं। तभी तो मैं पूछता हूँ द्रौपदी से, तभी तो मैं पूछता हूँ द्रौपदी से, क्यों कृष्ण पर आश्रित है वो? क्या पहचान नहीं उसकी कोई? क्या पहचान नहीं उसकी कोई, या महज कृष्ण पर जीवित है वो? क्या किताबों में लिखी, क्या किताबों में लिखी दुर्गा की कहानियां उसने नहीं सुनी? और क्या सोचकर पराश्रितों की राह उसने है चुनी? क्या उसे पता नहीं, क्या उसे पता नहीं कि काली का वो एक रूप है, दुर्गा का वह स्वरूप है, उसमें पार्वती का तेज है। तो फिर आखिर क्यों से इनके संघार से परहेज है? क्यों सिर्फ एक कृष्ण के, क्यों सिर्फ एक कृष्ण के न आने से तुम हो रही परेशान हो? क्या महिषासुर मर्दिनी की कथाओं से तुम अनजान हो? कब तक यूं ही किसी कृष्ण की राह देखोगी तुम? कब तक अपने ऊपर यूं ही अत्याचार सहोगी तुम? अब तो खुद ही तुम्हें, अब तो खुद ही तुम्हें द्रौपदी से दुर्गा बनना होगा। अब तो खुद ही तुम्हें सुदर्शन भी धारण करना होगा। अब तो खुद ही तुम्हें द्रौपदी से दुर्गा बनना होगा। बहुत बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया विरूपा। सौरभ, सौरभ जी जी सर। हाँ सुनाइए। मतलब एक छोटा सा गजल टाइप का है, उतना तो रदीप काफिया का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। बंदा चाहता है बैठने को सजर मिले, और जवाना चाहता है उड़ने को पर मिले। कुछ तो कमी नहीं मगर खुदा बख्शे तो ये बख्शे, रहने को उसके बालकनी के सामने घर मिले। कब से सोया हुआ हूँ सबे गम के रह गुजर में, मगर जब आंख खुले तो तेरे गोद में सर मिले। अब तो उदासी को गले लगाए अरसा हुआ मुझे, फिर भी मुस्कुरा दूं जब तुम्हारे नजर से नजर मिले। वो लोग नासमझ हैं जो इश्क को फिजूल समझते हैं, इश्क जन्नत है अगर तुझ जैसा हम सफर मिले। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा चाय की टपरी पे, तुम लौट आना अगर तुम्हें दोपहर मिले। फकत साथ चाहिए तुम्हारा दौरे मंजिल तक, मैं अमृत भी ठुकरा दूंगा अगर तुम्हारे हाथ से जहर मिले। स्याह रातों को जुगनुओं से सजाएगा सौरभ, स्याह रातों को जुगनुओं से सजाएगा सौरभ, अगर तुम्हारी बाहों में हर रोज सहर मिले। शुक्रिया। बहुत खूब सौरभ भाई, बहुत खूब। सबसे बेहतरीन लाइव जो इश्क हाँ वाली थी। खुदा, खुदा करे आपकी उदासी जल्दी ही दूर हो। Mukul, have you any idea? Mukul, मानसी Mukul want to something. I want. हाँ Mukul, हाँ जी हाँ जी। मानसी क्या सुनाना चाहते हो क्या तुम भी? मुकुल सुना हाँ, चुके जी हैं सर। और ओ, जी मैं कुछ और भी हाँ हाँ हाँ। मानसी जी सर, जी सर। ठीक है, हाँ, कौन सा मानसी मानसी फिर? मानसी सुनाएंगी। जी सर। तो सर ये जो मैंने कविता लिखी है वो मैंने उस पे लिखी है कि हमें अपनी बेटियों को क्या सिखाना चाहिए और हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं। जैसे कि मैम ने बोला कि जब वो छोटे से बड़ी होती हैं तो हम उन्हें बता देते हैं कि दुपट्टा कैसे ओढ़ना है, कैसे कपड़े पहने, तो उस पे ही लिखी है। और शायद यहाँ पे कुछ बच्चे सुन चुके हैं वो, तो मैं सुनाना चाहती हूँ कि सही स्पर्श और गलत स्पर्श क्या है कोई नहीं बताता अपनी बेटियों को, पर कपड़े कैसे पहनने हैं हर कोई सिखाता है अपनी बेटियों को। कोई कुछ गलत बोले तो उसे जवाब दो,
कोई नहीं बताता अपनी बेटियों को। मगर नजर झुकाकर कैसे चलना है हर कोई सिखाता है अपनी बेटियों को। अपने सपनों के लिए लड़ जाना पूरी दुनिया से कोई नहीं बताता अपनी बेटियों को। पर चुप कैसे रहना है हर कोई सिखाता है अपनी बेटियों को। कोई तुम पर सवाल उठाए या लांछन लगाए तो सहना मत, लड़ जाना कोई नहीं बताता अपनी बेटियों को। पर सब सह लेना हर कोई सिखाता है अपनी बेटियों को। अगर तुम पर अत्याचार हो तो आवाज उठाना कोई नहीं बताता अपनी बेटियों को। पर अक्सर यही होता है हर कोई समझाता है अपनी बेटियों को। तुम डरना मत, हर बाधा से लड़ जाना कोई नहीं बताता अपनी बेटियों को। पर चुपचाप सब कुछ सह लेना हर कोई सिखाता है अपनी बेटियों को। और तुम घबराना नहीं बल्कि लड़ जाना कोई नहीं बताता अपनी बेटियों को। तुम बेटी हो ये समझकर हर बार तुम ही खामोश हो जाना हर कोई सिखाता है अपनी बेटियों को। हर बार अगर तुम्हें ये समाज डराए तो डरना नहीं बल्कि मुस्कुराना कोई नहीं सिखाता अपनी बेटियों को। ये समाज है कहकर हर बार तुम ही सहम जाना हर कोई सिखाता है अपनी बेटियों को। धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी कविता है आपकी, बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन मानसी, अब लोग गुड टच और बैड टच बताने लगे हैं। अब समाज थोड़ा सा जागरूक हो रहा है। सर अभी मैंने बहुत थोड़ी सारे घरों जगह पे में ही बताया लीना जी जाता देखा है कि हाँ, कि अब बताने लगे हैं लोग कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। नहीं सर, अभी बस कुछ जगह पर ही बताते हैं। मैंने सबके लिए लिखा है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बताते अपनी बेटियों को कि गुड टच और बैड टच क्या होता है और कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे दुपट्टा लेना है, ये सब कोई बता देता है। शुरुआत घर से ही होती तो है। लेकिन सही बोला वो मशाबा। पाणिनि आनंद की एक कविता है ना, है लाल लहू का रंग, ये दुनिया अपनी होगी, हर घर पे सावन बरसेगा, कोई पानी को ना तरसेगा। तो बिल्कुल ठीक बोला एक है दिन उसने कि सब लोग मोहित, नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में बात कर रही थी मेरी एक फ्रेंड से, तो वो कह रही थी, मतलब वो यंग गर्ल है, अभी अभी उसने ज्वाइन किया है, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद वो बोलती है कि जब उसको पीरियड्स हुए तो वो अपने बॉस को बता नहीं पाती थी कि उसको पेन हो रहा है, इसलिए वो भारी चीजें उठाकर नहीं जा सकती। तो इतनी तरह की, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है ये, इस चीज पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? इसको नॉर्मली चीज है, इस पर परिवार में और बाहर समाज में हमको इसको बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से लेने की जरूरत है। उसको टैबू नहीं लेना चाहिए। किसी को पीरियड्स में पेन होते हैं तो वो एक नेचुरल, वो ठीक कह रही है कि नहीं बताते अभी भी, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए तो ये भी वो है। मैं अभी गांव में गई थी कुछ रोज पहले, मतलब पिछले वर्ष, तो उसमें मैंने देखा कि जब वो ससुर आते थे बरामदे में, तो वो जो बहू है वो खड़ी हो जाती थी। तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी पैदाइश गांव की नहीं है, और मैं तो ये चीजें मुझे बहुत विस्मित करती हैं कि एक स्त्री को, मतलब इतनी तरह की वर्जनाओं में बांधा हुआ है कि उसको खड़ा होना पड़ता है। अगर वो 10 बार ही आएगा तो वो 10 बार खड़ी होगी, जैसे स्कूल में बच्चे खड़े हो जाते हैं टीचर के आने पर। तो ये परिवार थोड़ी होते हैं। तो वहां पे ऐसी बातें कहाँ कोई बताएगा, बैड टच और गुड टच गांवों में कोई नहीं बताएगा। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और इन्होंने जो अपनी कविता बदल दिया है। तो और तो कोई साथी है नहीं। मुकुल आप कुछ सुनाएंगे? सर एक रिक्वेस्ट है सर अब हम मैम को सुनना चाहेंगे। हाँ सर। अच्छा चलिए, मैम को सुनते हैं हम लोग। ठीक है, मैं अपनी एक छोटी सी कविता है ये सुनाती हूँ। इसमें जाति पर है ये कविता, पर मैंने इसको थोड़े अलग तरीके से लिखा है। गाड़ी में सवारी करते समय मैं यात्रियों से अधिक उनके सामान पर ध्यान देती हूँ। संदूक, थैले, ब्रांडेड बैग, रक्सैक,
जिप खराब वाले बैग, रस्सी या कभी कभी नाड़े से बांध दिए गए उनके मुंह। मुझे यात्रियों से अधिक अच्छे लगते हैं उनके बैग। अपनी गरीबी अमीरी के बावजूद उनकी कोई जाति नहीं होती। वो सीट के नीचे चुपचाप सरक जाते हैं और हिचकोले खाती ट्रेन में एक दूसरे के हल्के धक्कों की ताल पर गप्पे लगाते बतियाते तय कर जाते हैं सफर। पर सबसे पसंदीदा होती है उनकी चेयर कार वाली बोगी, जिसमें वो सर के ऊपर चढ़कर बैठते हैं और सट कर एक दूसरे से जैसे हनीमून मनाने वहीं जा रहे हों। उनके मालिक हों चाहे घिसे पिटे पुराने बूढ़े या ऊसर। एक कविता थी, एक कविता है स्त्री। क्यों नहीं रख कर गई तुम घर पर ही देह, क्यों नहीं रख कर गई तुम घर पर ही देह, क्या दफ्तर के लिए दिमाग काफी नहीं था? बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए क्या पर्याप्त ना थी वो उंगली जिसे वो पकड़े था? अधिक से अधिक अपना कंधा भेज देती जिस पर टंगा सकती उसका बस्ता। तुमने तो शहर के ललाट पर यूं कदम रखा जैसे तुम इस शहर की मालकिन हो और बाशिंदों को खड़े रहना चाहिए नजरें झुकाए। अब वो आग की लपट की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। उन्हें क्या मालूम तुम्हारे सीने में भी एक बम रखा है जो फटेगा एक दिन उन्हें ध्वस्त करता हुआ। वो तो ये भी नहीं जानते कि तुम भी उस बम के फटने से डरती हो। एक कविता है भूख का बिंब। वो अपने अधनंगे फूले पेट वाले बच्चे को उठाए मेरी कविता की पंक्तियों में चली आई। वो अपने अधनंगे फूले पेट वाले बच्चे को उठाए मेरी कविता की पंक्तियों में चली आई और भूख के बिंब की तरह बैठ गई। मैं जब भी कविता खोलती उसके आजू बाजू में बैठे शब्द मक्खियों की तरह उस पर भिनभिनाने लगते, जिन्हें हाथ हिलाकर वो यदा कदा उड़ा देती। उस निर्जन कविता में उसकी दृष्टि हमारी ना, जिससे मैं दूर भाग जाना चाहती थी, किंतु अफसोस की कविता कोई गाड़ी नहीं थी जिसके शीशे चढ़ाकर उसे मेरी दुनिया से बेदखल किया जा सकता। वो आ गई थी और अपना हक मांग रही थी। बहुत खूब मैम। बहुत खूब। एक कविता है हरदुआ गांव के बच्चे। मैं गांव में गई थी, उसका नाम था हरदुआ। तो उस गांव में जो स्कूल था, हम लोग गए थे दिसंबर में, और उसमें जो स्कूल था उसमें करीब 3 माह पुरानी ब्लैक बोर्ड पर डेट लिखी हुई थी। तो अ, इसका मतलब है कि 2-3 महीनों से था और वो यूनिफॉर्म में पूरा दिन घूम रहे थे। शायद उनके पास वही एक जोड़ी कपड़ा थे जो वो पहने हुए थे। तो उन पर मैंने एक कविता लिखी थी, हरदुआ गांव के बच्चे। वो हमारे स्वागत में रात के 8 बजे तक कड़कड़ाती ठंड में खड़े रहे। हमारे बस से उतरते ही उन्होंने तालियां बजाई। शायद इसकी उन्होंने रिहर्सल की होगी। वो हमें भव्य स्वागत देना चाहते थे, इकट्ठी की हमारे तापने के लिए। वो तस्वीरें खिंचवाने हमारे साथ चौपाल पर खड़े हुए। उनकी मुस्कुराहटें असली थी, उत्साह भी। उनमें से अधिकतर ने स्कूल की वर्दी पहन रखी थी जो कई दिनों से धुली नहीं थी। उनके पांव में जूते नहीं थे, चप्पल भी नहीं। फिर भी वो उन सर्द रातों में दौड़ते रहे अपनी 6 से 10 साल की नन्ही उम्र में। हम शहरी अजूबों को देखने परखने की एवज में वो भागते रहे हमारी सुविधाओं का सामान जुटाने के लिए। उनकी माताओं ने हमारे लिए चूल्हों पर रोटियां सेकी। वो उस समय कहीं छुपे हुए थे। उन्होंने जरूर इसकी भी रिहर्सल की थी। मैंने 3 बार उन पर कविता लिखी और ये सोचकर फाड़ दी कि उन्हें कविता की नहीं जूतों की जरूरत थी।
पर उन्हें जूते देने जा नहीं पाई, इसलिए इस आस में एक बार और कविता लिखी कि शायद मेरे बदले कोई और चला जाएगा हरदुआ गांव, या वैसे ही कोई और गांव एक जोड़ी जूतों के साथ। क्या बात है मैम। मैम वाकई सही मैम, बात। सर मैं एक चीज मैम के लिए यहाँ पे कहना चाहूंगा। मैम अभी का जो हरदुआ गांव का बारे में बताइए, वो हरदुआ गांव के बारे में हम भी थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन मैम का जो ये दृश्य, वेदना से भरा दृश्य था ना, ये अद्भुत और अद्वितीय है। इसके लिए मैम को मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। कविता की जो आपके लिए शक्ति है, जी ये कहता, आपके लिए मैं शेर कहना चाहूंगा कि खुदा ने हमें जितने भी हुनर बख्शे हैं, खुदा ने हमें जितने भी हुनर बख्शे हैं, वो सारे आपकी कदमों की ठोकरों से गुजरे हैं। वाह वाह, क्या बात। एक कविता है, बंद किताब भी एक कारागार थी। मतलब जो हम लोग कविताएं लिखते हैं, उसका जो सरोकार है, जो कविता है, वो जन जन में होनी चाहिए। लेकिन हिंदी का दुर्भाग्य है कि जो कविता है वो हिंदी साहित्य के लोग ही पढ़ते हैं और वही सुनते भी हैं और वही लिखते भी हैं। तो जो जन जन तक कविता थी, जो पहले थी, वो अपनी पूरी नाजुकता के बावजूद वो इतनी स्ट्रांग थी और है कि वो सत्ता से लोहा ले सकती है। यही कारण है कि कवियों को निर्वासित कर दिया जाता है। नहीं तो कवि के पास क्या है, उसके पास कोई गोली थोड़ी है कि वो किसी को मार डालेगा, लेकिन उसको निर्वासित कर दिया जाता है, गुंडों को नहीं किया जाता। तो ये कविता की शक्ति है और इसको वो सारी शक्ति जो है वो किताबों में बंद है। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी थी, जबकि बंद किताब भी एक कारागार थी जिसमें कैद थी कविता। फड़फड़ा रही थी उसकी उड़ान, वो जाना चाहती थी उस कारागार तक जिसमें बंद था हत्यारा। वो हत्यारे की आंखों में आंखें डालकर उसे समझाती कि बिगड़े हुए छंद से गिरी हुई मात्रा कैसे उठाई जाती है, कैसे बना जा सकता है हत्यारे से मनुष्य, और जिंदगी की लय को फिर से मारा जा सकता है। सब रास्ते बंद होने के बाद भी थोड़ी सी कोशिश से एक नए रास्ते का निर्माण किया जा सकता है। वो जेलर के सामने खड़ी होकर जिरह करना चाहती थी किसी वकील की तरह कि उसे फांसी नहीं, रोज एक कविता पढ़कर उसकी व्याख्या करने की सजा दी जाए। वो जज से सविनय निवेदन करना चाहती थी कि ये बात कानून में लिखने लायक थी। वो जज से सविनय निवेदन करना चाहती थी कि ये बात कानून में लिखने लायक थी कि कविता हत्यारों को नहीं, हत्या के विचार को मार सकती थी, और कानूनन इसे हर घर, कस्बे और शहर में लागू किया जाना चाहिए। तो ये कविता की शक्ति है जो दुर्भाग्य से सोई पड़ी हुई है। बहुत खूब। लेकिन एक सच ये भी है कविताओं से जुड़ा कि अगर कोई कविता किसी की प्रशंसा करे तो उसको तो सब लोग ले लेंगे, लेकिन अगर जरा सी भी सच्चाई का एक अंश अगर दिख जाए ना कविताओं में तो उसको कोई पसंद भी नहीं करेगा, बल्कि उसको लिखने वाले के साथ ही कितना अत्याचार हो जाता है। ये भी एक मुझे सच ऐसा है। लगता है कि जो कवि लोग होते हैं, उन लोगों की खूबसूरती यही होती है कि वो शब्द इतने सरल लेते हैं, उनका मतलब इस तरीके से लोग आम जनता के सामने प्रेजेंट करते हैं कि वो अपनी बात भी कह देते हैं और लोगों को अरे कुछ नहीं पाते, उन्हें समझ भी नहीं आता। विद्रोही जी की कविता, विद्रोही जी को कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन विद्रोही जी की चीजें आज लोगों तक जो है कि पॉकेट में घूम रही हैं। एक एक स्टूडेंट विद्रोही जी की कविता लेके घूम रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी कविता की शक्ति ही है। लीना जी, हाँ लीना जी थक गई होंगी और बहुत समय आपका लिया हम लोगों ने। तो अब हम ये मंच जो है कि चिराग को देता हूँ। चिराग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और फिर इसके बाद लीना जी से विदा लेंगे और फिर हम लोग निकट भविष्य में जल्दी ही मिलेंगे। जरूर, बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके। जी
सर्वप्रथम भी तो आपका आज हम सभी निशब्द हैं क्योंकि सभी के रचनाएं हमें सुनने को मिली और हमें उम्मीद नहीं थी कि ये नया वर्ष इतने बेहतरीन तरीके से शुरू होगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं मशहूर कवित्री लीना मल्होत्रा जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी बेहतरीन कविताओं से हमारे मन को आज तृप्त कर दिया और मुझे नहीं लगा था कि नए वर्ष हम लोग इस तरीके से शुरू कर पाएंगे इतने बेहतरीन तरीके से। साथ ही लीला मल्होत्रा जी, आज से आप गांधी जी की पाठशाला के परिवार का एक अहम हिस्सा हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप इस मंच पर आकर इस मंच की शोभा को यूं ही बढ़ाती रहेंगी। इसके साथ साथ मैं इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू ढंग से चलाने में अपना योगदान दिया है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे गुरुजी डॉक्टर सुभाष गौतम सर को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम संपन्न हो सका और आगे भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सुभाष गौतम जी का और सभी छात्रों का, और मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि इतने सारे छात्र जो हैं वो कविता लिख रहे हैं और उनको लिखते रहना चाहिए, क्योंकि लिखने से ही हम मंचते हैं और जब आप लिखते रहेंगे तो आपकी जो कविता है उसकी उड़ान भी ऊंची होगी और उसमें बहुत सारे सरोकार जुड़ेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और नववर्ष। धन्यवाद मैम, आपने अपना कीमती धन्यवाद समय मैम, दिया। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम मैम। 2 मिनट अगर आप रुकिए तो सही। धन्यवाद मैम। और मैम शुक्रिया। उपस्थित हैं यहाँ पे। हाँ मैम, आपको सबसे पहले मैं डीएसजे का ही छात्र हूँ और द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ, और अभी जो मेरे सारे जूनियर लोग आए हैं उन लोग को ढेर सारे प्यार और हैप्पी न्यू ईयर। कल मेरा पेपर था इसलिए हम लोग नहीं मतलब ऐसे विश कर पाए। और अभी मैम एक चीज था जो मैं आपसे थोड़ा बहुत उसमें जानना चाहता हूँ और आप उससे कितना महसूस कर रही हैं। पहली बात है कि हमारे गुरुजी हैं जिनसे सबसे ज्यादा मैं अपने कॉलेज में, मैं पहले बीएचयू था लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद मैंने देखा और सबसे ज्यादा किसी व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ वो है, उनका नाम है डॉक्टर सुभाष गौतम सर। तो दूसरा मैम आपसे क्वेश्चन है कि आप एक नारी समाज का नेतृत्व कर ही रही है साहित्य के क्षेत्र में, लेकिन जब एक नारी को एक पुरुष मानसिकता इस कदर उसे कैद कर रखा है कि उसे एक वस्तु के रूप में, उसे का भोग विलास के रूप में, उसे अपने रोसाई घर में का तक मानता है, लेकिन जब वही नारी संसद तक आती है और इंदिरा सरोजिनी नायडू और आपको मतलब ऐसे विभिन्न स्वरूप में दिखती है, तब आप इसको और इस रोसाई के चौखट वाले नारी को किस रूप में देखते हैं? क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहता हूँ मैम। अगर आप इसे ज्यादा महसूस कर पाए तो प्लीज बताइए, और उस पर सर प्रकाश भी डालेंगे। स्त्री अपने मतलब अभी हर क्षेत्र में उसका मतलब भागीदारी हुई है, जो कि बहुत स्वागत योग्य है कि स्त्री जो है वो रसोई से लेकर और संसद तक अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। लेकिन रसोई में काम करती हुई स्त्री और संसद में बैठी हुई स्त्री में बहुत अंतर है, और वो अंतर ये है कि जो संसद में बैठी हुई स्त्री है वो पितृसत्तात्मक मानसिकता वाली हो जाती है, और वो भी स्त्री का पक्ष लेने में उसको भी समय लगता है। मतलब वो वो सैटिस्फाई करने लग जाती है उस पितृसत्ता को, जो उसको चाहती है कि वो उस पद पर बने रहने के लिए वैसी ही बने। इसलिए उसका जो मतलब उसकी जो सत्ता है वो उसको बदल के रख देती है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत स्वागत योग्य उपस्थिति है कि स्त्रियां हर जगह पहुंचे, क्योंकि स्त्रियां बलात्कार नहीं करती। अगर ये इस पृथ्वी को स्त्रियों के हाथों में दे दिया जाए तो जो क्राइम का रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। और अगर आप कल्पना करिए कि रात के समय कम से कम 50-60% स्त्रियां बाहर हैं, दुकानों पर बैठी हैं, टैक्सी चला रही हैं, ऑटोज में हैं, संसद में हैं, लेकिन वो भागीदारी 50% से अधिक होनी चाहिए।
तभी वो अपने मन की बात कर सकती हैं, तब वो इस समाज को बदल सकती हैं। लेकिन अगर 1, 2 या 3 या 4 स्त्रियां, और जहां तक संसद की बात है वहां पर तो 33% का भी अभी तक आंकड़ा पूरा नहीं है। तो आप स्त्री से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो वहां पर जाकर बदलाव की पहल करेगी, क्योंकि उसका कंडीशनल है वहां पर होना, कि उनको वो सब बातें मानी जाएंगी, उनकी उनको माननी पड़ेंगी, तभी वो वहां पर बनी रह सकती हैं। तो ये बहुत गहरे में बहुत तरह के षड्यंत्र हैं जो स्त्री के विरुद्ध रचे जाते हैं, लेकिन फिर भी बदलाव आ रहा है और हमें आशान्वित रहना चाहिए कि कम से कम इस पर बात हो रही है, और जब बात हो रही है तो मानसिकता भी बदलेगी, क्योंकि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मानसिकता के बदलने का ही खेल है, और कुछ भी नहीं। मैम बस, और अब मैं आप एक जो पैटर्न लाइक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं दैट जब एक महिला या एक लड़की जब किसी भी फील्ड में एक अव्वल दर्जे की कोई सराहनीय काम करती है, तो वो एक नारीत्व का एक सिंबल बन के रह जाती है, ना कि वो ब्रॉडर टर्म में उस पर्टिकुलर फील्ड को एक तरीके से वो एक्सीलेंस की बजाय, उस फील्ड के रिलेटेड एक्सीलेंस के बजाय वो उस the fact that she's a woman, it matters more than the fact in whatever profession she's in, right? तो उससे एक असहजता वो एक महिला को स्वयं महसूस होने लगती है कि मेरी प्रतिभा मेरा नारी होना नहीं है, मेरी प्रतिभा जो मैं कर रही हूँ वो है। तो वो एक उस कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे निकला जा सकता है, मतलब एक पर्सनली एक वुमेन के लिए भी, और उसके जो साथ जो कलीग्स हैं या जो उस फील्ड में रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी। ऐसा होता है कि जो स्त्री होती है उसको मोर देन टैलेंट प्रूव करना पड़ता है। मतलब अगर कोई स्त्री है, वो उसको एक औसत से अधिक अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए वहां पर रहना पड़ता है। लेकिन अगर एक पुरुष है तो वो औसत भी होगा तो चल जाएगा, उस पर सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन जो स्त्री होती है उस पर सवाल उठने लगते हैं, और उसको अपनी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए औसत से अधिक होना पड़ता है। और जो आप कह रहे हैं कि वो मतलब एक मेटाफर बन के रह जाती है, और मतलब प्रतिनिधि नहीं बन प्रतिनिधि होती है, लेकिन फिर भी वो पूरे समाज को एक तरह से वो उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उसके पीछे सबके पीछे एक ही रीजन है, और वो है पितृसत्तात्मक मानसिकता। सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है, और कुछ भी रीजन नहीं है। और इसलिए मैंने आते ही जो बात सबसे पहले कही थी, मेरा आग्रह है कि आप सब लोग, पुरुष हो या स्त्री, लड़के हो या लड़कियां, सब लोग स्त्री उपेक्षिता अगर हिंदी में पढ़ते हैं, और द सेकंड सेक्स अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए। वो आपके जीवन की धारा को बदल देगी। उसने स्पष्ट तरीके से हर एक चीज लिखी है कि एक पुरुष जो है वो सड़क के किनारे खड़ा होकर यूरिन कर सकता है, लेकिन एक स्त्री को नहीं कर सकती, उसको पूरा टॉयलेट ढूंढना पड़ता है। और जो जितनी भी गालियां हैं वो सब स्त्री वाचक हैं, उसकी योनि से संबंधित है। तो ये सब चीजें इतनी गहरे बैठी हुई हैं हमारे समाज में कि हम उनको मतलब ढूंढ भी नहीं पाते, और वो हमारे आसपास हैं, वो अदृश्य रूप में भी मौजूद है। तो इन सबके कारण जो हैं कि वो इतनी ऊपर पहुंचकर भी एक नाम बनकर रह जाती है। और लेकिन होती हैं इंस्पायर स्त्रियां, होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती हैं, प्रतिनिधित्व रहता है उनका। और लेकिन एक स्त्री को मोर देन एवरेज एंड मोर देन पुरुष होना पड़ता है अपनी सत्ता को दिखाने, अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए। ये एक बात है। मैम, क्या इसी कारण जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष सरोसी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या आज के समय में मैम ये तार्किक है, आपको लगता है? मतलब मैं बहुत ज्यादा विरोधी नहीं हूँ स्त्री को श्रद्धा मानने की, क्योंकि लेकिन मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहती। स्त्री को श्रद्धा इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि नैसर्गिक रूप से वो माँ बन सकती है,
और माँ बनने के जो मतलब जो माँ बनने का अर्थ ये नहीं है कि उसने एक बच्चे को पैदा किया, सिर्फ माँ बनने का अर्थ है कि वो एक जीवन को संवारती है। पुरुष भी संवार सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो स्त्री है वो नैसर्गिक रूप से उसको जन्म देती है, तो वो जो सर्जनात्मक शक्ति है वो स्त्री के पास ही है, इसलिए वो श्रद्धा है, लेकिन उसको हम ग्लोरीफाई ना करें और उसको सिर्फ श्रद्धा में ही रिड्यूस ना कर दें, ये बहुत जरूरी है। चलिए तो फिर हम लोग विदा लेते हैं जी। और उसके बाद हम लोग मुकुल से और अनुराग से बहस करेंगे इन विषयों पर, हैं? बिल्कुल। तो फिर मैम को दोबारा से मैम को धन्यवाद किसी के ऊपर विस्तृत तौर पर चर्चा करने के लिए। गांधी जी ने कई मुश्किल काम स्त्रियों को दिया, जो मतलब कि वो कहते थे कि ये पुरुष के बस का नहीं है, स्त्रियां ही कर सकती हैं। जैसे कई ऐसे आंदोलन जो है शराबबंदी से लेकर के गांधी जी के आश्रम, आपने गांधी जी की बात की है तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि गांधी जी के आश्रम में मैं गई थी, तो उसमें मैंने एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें उन्होंने लिखा था कि गांधी जी ने जो सहन शक्ति है वो बा से सीखी, जो गांधी जी के व्यक्तित्व में परिकार हुआ वो बा से हुआ। तो वो उस चीज उनको ये लगा कि जो काम ये इतना नेचुरली कर सकती है, वो इतनी नेचुरली करती थी उस चीज को, तो उन्होंने उससे सीखा, बात से सीखा। तो ये नारी शक्ति तो है ही कि इतना बड़ा जो हमारा राष्ट्रपिता रहे हैं जिन्होंने पूरे आंदोलन को चलाया। आप देखिए कि बा ने उनको सिखाया, और प्रभा जी जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया था तो जयप्रकाश नारायण आए बाहर से पढ़ के, हैं? तो वो प्रभा जी के पास गए, तो प्रभा जी से कई संवाद वो गांधी जी करते हैं, और फिर प्रभा जी ने कहा कि जेपी तुम चाहो तो शादी कर लो, मैं तो ब्रह्मचर्य वो रहूंगा। तो जेपी ने कहा, अब देखिए मतलब कि किस तरह का वो संवाद है। जेपी ने कहा कि अरे ऐसे कैसे सोच सकती हो, तुम हमारे लिए त्याग कर सकती हो, स्त्री त्याग कर सकती है और मैं नहीं त्याग कर सकता, मैं भी जो है कि पूरे जीवन जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और फिर जो जेपी आंदोलन से लेकर के जितने सारे जेपी जहां जहां भाषण देने जाते थे, वहां प्रभा जो है कि जाकर के चरखा काटती थी, और जहां जहां गांधी जी जाते थे वहां बा चरखा लेके बैठती थी। और गांधी जी ने तो वो लिखा भी है कि हमारे जीवन में जो वो सबसे बड़ा वो है बदलाव हुआ, जो कुछ भी मैं वो बा से मिला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है। हाँ, बहुत देर हो गई और विदा लेते हैं। हाँ, थैंक यू ठीक है। बाय। वैसे तो सर मैं तो चाह रहा था कि आज जो जिसके ऊपर इतनी बड़ी चर्चा हुई है उसके ऊपर और भी डिटेल चाहिए।